देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। तो देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, आज हम लोग का बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फर्स्ट क्लास है और ये बेसिकली जर्नल बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो पहले हम लोग ये सीखेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, क्यों ड्रॉ किया जाता है। एक्चुअली इसमें वो लैंग्वेज ड्रॉ यूज होता है तो हम वही बता रहे हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों हम लोग यूज करते हैं, तो जैसे कि मान लो एक ये एक शॉप है। ठीक है, किस चीज का शॉप है, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो तुम लोग स्टूडेंट हो तो मान लेते हैं कि ये बुक शॉप। तो इस बुक शॉप के मालिक कौन है, मिस्टर ए। अच्छा, अब ये बुक्स बेचते हैं। ठीक है, मान लो कॉमर्स का बुक्स बेचते हैं तो इनके पास अलग अलग तरीके के कस्टमर आ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इनके पास एक कस्टमर आ रहे हैं मिस्टर एक्स, जिन्होंने बोला कि मुझे एक बुक्स चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने मान लो एक बुक खरीदा है इनसे। ठीक है, कोई भी बुक मान लेते, जैसे मान लेते अकाउंट्स बुक खरीदा, अकाउंट्स पढ़ रहे तो मैंने वही एग्जांपल ले लिया। अकाउंट्स बुक खरीदा, एक बुक था 300 रुपए का। ठीक है, इन्होंने पैसा दे दिया और चले गए। ठीक है, मतलब बुक ले लिया, पैसा दे दिया। तो इन्होंने मिस्टर ए को क्या दिया है, बुक खरीद के कैश 300 दे दिया। मतलब इस सेल को मिस्टर ए के तरफ से बोलेंगे कैश सेल और मिस्टर एक्स के तरफ से हम लोग बोलेंगे कैश परचेज। ठीक है, तो मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स को कैसा सेल किया है, मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स को जो सेल किया है उसको बोलते हैं कैश सेल, मतलब नगद में। ठीक है, डायरेक्टली 300 रुपए दे के चले गए। अच्छा, अब और एक कस्टमर आए जिसका नाम है मिस्टर वाई। ठीक है, इन्होंने भी एक अकाउंट्स बुक ही मांगा कि मुझे वही भी सेम बुक्स, मान लो इन्होंने भी बोला कि मुझे भी एक अकाउंट्स का बुक चाहिए। ठीक है, वही जो 300 रुपए वाला है वही वाला बुक इन्होंने भी खरीदा। और इन्होंने बोला कि पेमेंट जो है हम 1 वीक बाद कर देंगे, 1 वीक लेटर। ठीक है, 1 वीक बाद कर देंगे। तो मिस्टर ए ने बोला ठीक है, हम आपको जानते हैं, 1 हफ्ते बाद ही पैसा दे दीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इन्होंने 1 हफ्ते बाद फिर 1 वीक लेटर इन्होंने आके पेमेंट कर दिया। तो इस सेल को क्या बोलते हैं, मिस्टर ए की तरफ से क्रेडिट सेल। ठीक है, इन्होंने इनको क्रेडिट सेल किया, करना भी पड़ेगा। अब सब कैश कस्टमर होंगे ऐसा तो जरूरी नहीं है, क्रेडिट कस्टमर भी होंगे। अगर हम लोग बोलेंगे कि क्रेडिट में बिजनेस नहीं करेंगे तो हम लोग कंपटीशन नहीं दे पाएंगे ना, हम लोग पीछे चले जाएंगे। क्योंकि मार्केट में मैक्सिमम काम तो क्रेडिट से होता है ना। तो अगर हम लोग क्रेडिट नहीं देंगे, बोलेंगे बिल्कुल ही नहीं देंगे, तो हमारे पास कोई आएगा नहीं। तो मिस्टर ए को देखो, कैश मिले तो बहुत अच्छा बात है, नहीं मिले तो क्रेडिट पे भी बेचना पड़ता है, ना बोलने से तो नहीं चलेगा। अब मान लो एक दूसरा कस्टमर आया है मिस्टर जेड, इन्होंने भी वही बुक का डिमांड किया, अकाउंट्स बुक, जो कि 300 रुपए वाला है। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि ये पैसा हम 3 मंथ्स बाद देंगे। इन्होंने भी बोला कि हम कितने दिन बाद देंगे, 3 मंथ्स लेटर। ठीक है, अब ये 3 मंथ्स कुछ ज्यादा ही हो गया। क्यों, क्योंकि देखो 1 हफ्ते का बात अलग है, लेकिन हम लोग किसी को बहुत ज्यादा टाइम के लिए क्रेडिट नहीं दे सकते हैं, चाहे उसे हम लोग जाने या ना जाने। ठीक है, क्योंकि अगर कोई बोलेगा कि ये 300 रुपए हम 3 महीने बाद देंगे, पहला बात है तो बिजनेस में देखो जितना जल्दी पैसा आता है उतना अच्छा है। ठीक है, जितना कैश सेल हो उतना अच्छा है, लेकिन कैश सेल तो हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। मैक्सिमम क्रेडिट होता है, अगर क्रेडिट होता नहीं तो अकाउंट्स में इतने सारे मतलब कंसेप्ट ही नहीं होते। तो क्रेडिट तो होगा, लेकिन क्रेडिट का भी तो एक लिमिट होना चाहिए ना। जैसे 1 हफ्ता ठीक है, 300 रुपए का सामान बेचे 1 हफ्ते बाद, अब 300 रुपए का सामान कोई बोलेगा हम 3 महीने बाद देंगे, कोई 3 लाख का चीज तो है नहीं, 3 करोड़ का भी चीज नहीं है। ठीक है, तो अब इतने दिन बाद देंगे। और अगर हम मान लो कि मिस्टर ए मिस्टर जेड को उतने अच्छे से जानते नहीं है, या जानते भी है तो उनको ऐसा लग रहा है क्या पता 3 महीने बाद ये मेरा पैसा दे या ना दे, क्या क्या होगा, अगर इन्हें ऐसा डाउट है तो ये ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं मिस्टर जेड को, नहीं नहीं हम आपको नहीं बेचेंगे। बोल सकते हैं, लेकिन बोलेंगे तो उनका ही कस्टमर खराब होगा। ठीक है, तो इनको क्या करना है, इनको कुछ दिमाग लगाना है। क्या लगाना है, इनको बिल्स ड्रॉ करना है, किसके ऊपर, मिस्टर जेड के ऊपर। तो वो मिस्टर जेड को क्या बोलेंगे ना, बोलेंगे ठीक है, हम आपको 3 मंथ्स बाद ही आपसे पैसा ले लेंगे, मुझे कोई इशू नहीं है, मिस्टर ए बोलेंगे। लेकिन मुझे क्या करना है ना, मुझे एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मुझे पता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोल के
इंस्ट्रूमेंट होता है, बिल्स को बेसिकली बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट मतलब जो तुम लोग सोचते हो वो इंस्ट्रूमेंट नहीं, मतलब ये हो गया लीगल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मतलब लीगल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब वो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट मत सोचो कि ठीक है इंस्ट्रूमेंट जैसे गाना बजाने में जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो बात नहीं, यहाँ पर ये लीगल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। जैसे बिल्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या होगा, मिस्टर एक्स ए बोल रहे हैं, देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो मिस्टर ए को ही होगा ना। अगर मिस्टर जेड बाई चांस पैसा नहीं दिए तो लॉस मिस्टर ए का है, मिस्टर जेड का तो किसी तरीके का लॉस नहीं है। तो मिस्टर ए बोलेंगे हम आपके ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेंगे। तो फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखने में कैसा होता है, हमें कि यहाँ पर नॉर्मल एक बना के दिखाते हैं, ठीक है। तुम लोग को अपने अपने स्टडी मैट में मिल जाएगा इसका फॉर्मेट, या फिर गूगल करोगे तो भी मिल जाएगा स्टडी मैट का क्या है, ठीक है। हम थोड़ा सा इसमें एक रफली दिखाते हैं। यहाँ पर एक स्टैम्प का स्पेस रहता है, ठीक है। जैसे कभी आजकल तो कोई चिट्ठी विट्ठी लिखता नहीं है, जब चिट्ठी लिखा जाता था तो उसमें एक फॉर्मेट होता था, किस तरीके से होता है, इधर एड्रेस लिखा जाता है, इधर स्टैंप लगाया जाता है। वैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज इस तरीके से होता है। यहाँ पर सेलर का एड्रेस होता है, सेलर का एड्रेस लिखा जाता है इस साइड में, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये, यहाँ पर मिस्टर ए का एड्रेस लिखा जाएगा। अब यहाँ पर लिखा क्या जाएगा, मिस्टर ए ऐसा लिखना चाहेंगे 90 डेज, क्योंकि इन्होंने बोला ना 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स भी लिख सकते हो, 3 मंथ्स या 90 डेज। 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू मी, ब्रैकेट में मिस्टर ए, ऑन माई ऑर्डर, ऑन माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹300 only for the value received यहाँ पर आ जाएगा टू परचेजर, यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ता है टू परचेजर्स एड्रेस, परचेजर एड्रेस। मतलब यहाँ पर बेसिकली एड्रेस मिस्टर जेड का होगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्सेप्टर बोल के एक जगह रहेगा जहां पर डेट और साइन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ये लिखना तुम लोग के लिए नेसेसरी नहीं है कि ये अंदर वाला लिख के कुछ प्रैक्टिस करना है, ये जस्ट लिख सकते हो। ये एक सैंपल दिखाया मैंने कि कैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखने में होता है। जैसे चेक कभी देखे हो, जैसे चेक का अपना एक फॉर्मेट होता है, प्रोफॉर्मा होता है, तो वैसे इस तरीके से होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मंथ्स आफ्टर डेट। अब ये आफ्टर डेट वगैरह क्या हम लोग आगे पढ़ेंगे, मतलब रफली पढ़ के देखो। 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू मी ऑन माई ऑर्डर द सम ऑफ 300 ओनली फॉर द वैल्यू रिसिप्ट। मतलब ये बोला जा रहा है कि मिस्टर ए ने ये लिखवा लिया है कि 3 मंथ्स बाद मुझे, यानी मिस्टर ए को, मिस्टर ए के ऑर्डर पे 300 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है, ऑन फॉर द वैल्यू रिसिप्ट, क्योंकि उन्होंने मेरे से कुछ वैल्यू रिसिप्ट किया है जो कि यहाँ पर एक बुक है, ठीक है। फिर ये जो कागज है ये पकड़ा दिया जाएगा मिस्टर जेड को। मिस्टर जेड यहाँ पर जिस दिन जो सेल हुआ है वो डेट दे देंगे और अपना साइन कर देंगे मिस्टर जेड बोल के। तो ये मिस्टर जेड कौन हो गए, एक्सेप्टर हो गए। मिस्टर जेड बोलेंगे कि हाँ मैंने ये चीज एक्सेप्ट किया है कि मैंने इनसे कुछ परचेस किया था जो कि 300 रुपए का था, और मैंने ये भी कहा था 3 महीने बाद पे कर देंगे, तो हम ये 3 महीने बाद पे कर देंगे। अब ये क्या बन गया, अभी एक लीगल डॉक्यूमेंट बन गया। इससे क्या हुआ, बाई चांस अगर मिस्टर जेड धोखा देने का सोच रहे हैं मिस्टर ए को, तो मिस्टर ए के पास एक ठोस लीगल डॉक्यूमेंट होगा, तो वो कुछ केस वगैरह चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। अब तुम लोग सोचोगे 300 रुपए के लिए, लेकिन बात 300 रुपए का नहीं है। एक तो बात जो है, ऐसा तो नहीं कि एक कस्टमर करेगा, ऐसे 300 करके बहुत सारा अमाउंट हो सकता है, और एक सही गलत का भी बात है, ठीक है। तो लोगों को पता भी होना चाहिए मिस्टर जेड सही लोग है कि गलत है, ठीक है, सही इंसान है कि गलत इंसान है, इससे आगे जाके कोई इनके साथ डील करे या ना करे। तो जो भी हो, हमारा टॉपिक तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारे लिए प्रूफ का काम करेगा, ठीक है, कि हम लोगों ने अपने सेलर को ये चीज, अपने कस्टमर को ये चीज बेचा था, ठीक है, और उन्होंने प्रॉमिस किया था हम लोगों से कि ये पैसा दे देंगे 3 मंथ्स बाद। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके फायदा क्या हुआ, तो अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बेनिफिट हम बोले तो जस्ट 2-3 पॉइंट में हम बताते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बेनिफिट सबसे पहला ये है, ये लिक्विडिटी फैक्टर के हिसाब से काम करता है। अब ये लिक्विडिटी फैक्टर क्या है हम बोल रहे हैं। फिर नेक्स्ट लिखो कैश फ्लो
in the business does not cause locking of money। बताते हैं। देखो, सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि मिस्टर ए को मिस्टर जेड को ना नहीं बोलना पड़ा, मतलब अपना कस्टमर उन्होंने बचा लिया और अपने आप को सेफ भी कर लिया कि मिस्टर जेड चाहे तो भी इनका 300 रुपए नहीं मार सकते। हाँ, हो सकता है कि कानूनी कार्रवाई हो तो उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन रिकवर होने का चांसेस हो जाता है। ठीक है, तो लिक्विडिटी फैक्टर का मतलब क्या हो गया? देखो, एक्चुअली ये जो लीगल डॉक्यूमेंट हुआ ना, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने ड्रॉ करके दिखाया, अब मिस्टर ए क्या कर सकते हैं ना, मिस्टर ए को मान लो 3 महीने के अंदर अगर पैसे का रिक्वायरमेंट हो गया, ठीक है, जैसे मान लो 1 महीना गया, मिस्टर ए को लग रहा है अरे मुझे अगर मिस्टर जेड से 300 मिल जाता तो अच्छा होता, बट उनको ये पता चलेगा डॉक्यूमेंट देखते साथ, अरे यहाँ तो लिखा हुआ है 3 महीने बाद जो है इन्होंने पैसा देने का बात किया था, तो हम इनसे जबरदस्ती तो पैसा मांग नहीं सकते क्योंकि पूरा लीगली लिखा हुआ है कि 3 महीने बाद ही मुझे मिलना चाहिए। तो अगर मिस्टर ए चाहे तो ये डॉक्यूमेंट उठा के बैंक में जा सकते हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट लेके मिस्टर ए कहाँ जा सकते पता है? बैंक में जा सकते। ये वाला डॉक्यूमेंट लेके, ये मान लो बैंक है, मिस्टर ए जो है बैंक के पास जा सकते हैं, बैंक को ये जमा कर सकते हैं। ये जमा करके फायदा क्या होगा? बैंक बोलेगा कि ठीक है, आपने ये डॉक्यूमेंट मुझे जमा किया, तो मिस्टर ए बोलेगा मुझे ना 300 रुपए इमीडिएटली जरूरत था, आप एक काम कर लीजिए, आप ये डॉक्यूमेंट को रख लीजिए। तो डॉक्यूमेंट रख के बैंक का क्या फायदा है? बैंक को ये बोला जाएगा, मतलब एक्चुअली रूल्स ऐसे ही होता है कि जब 3 मंथ्स कंप्लीट होगा, बैंक क्या करेगा, जब 3 मंथ्स कंप्लीट होगा, ठीक है, तब मिस्टर जेड जो है उनको क्या करना पड़ेगा, 3 मंथ्स कंप्लीट होने पे बैंक में वो 300 रुपए देना पड़ेगा। ये बात मिस्टर ए जो है वो मिस्टर जेड को बता देंगे। मिस्टर ए मिस्टर जेड को बोलेंगे कि 3 मंथ्स कंप्लीट होने पे पैसा मुझे ना दे के बैंक को दे दो, क्योंकि मैंने बैंक के पास ये डॉक्यूमेंट जमा रखा था क्योंकि मुझे पैसे का बहुत जरूरत था। तो बैंक जो कोई चैरिटी नहीं करता है, ठीक है, कि बैंक ने उसका डॉक्यूमेंट रख लिया, 3 महीने बाद उससे पैसा ले लिया, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली बैंक ने ये डॉक्यूमेंट रखा तो बदले में मिस्टर ए को बैंक क्या करेगा, बदले में मिस्टर ए को बैंक 300 के जगह कुछ एक अमाउंट दे देगा। कुछ एक अमाउंट का मतलब कुछ डिस्काउंट काट के दे देगा। बैंक पूरा 300 रुपए नहीं देगा क्योंकि ये डॉक्यूमेंट तो 300 रुपए का है, ये रखने पे बैंक को 300 रुपए मिलेगा, लेकिन बैंक मिस्टर ए को 300 की जगह मान लो कितना दे रहा है, डिस्काउंट करके हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, 290 रुपीज दे दिया। ठीक है, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्ट क्या डिस्काउंट होता है, अलग अलग अमाउंट पे अलग अलग होता है, क्वेश्चन में तुम लोग को बता देगा। यहाँ पर जो है हमें बस इतना, ये जस्ट एग्जांपल हम दे रहे हैं कि 300 की जगह बैंक ने उन्हें दे दिया 290 रुपए। ठीक है, तो बैंक ने मिडिल में कितना कमा लिया पता है? 10 रुपए कमा लिया। बैंक का ये 10 रुपए क्या हो गया? बैंक चार्जेस। बैंक को ये 10 रुपए बैंक ने अर्न कर लिया। ठीक है, बीच में बैंक का 10 रुपए का अर्निंग हो गया। कैसे? क्योंकि बैंक तो मिस्टर जेड से 300 रुपए लेगा, वो तो कम नहीं लेगा, लेकिन मिस्टर ए को पैसे का जरूरत था तो उसने वो डॉक्यूमेंट दिया, बैंक वालों ने बोला ठीक है हम हेल्प कर देंगे लेकिन हम 290 रुपए देंगे। ठीक है, 10 रुपए मेरा इनकम हो गया। तो बैंक ऐसा कर सकता है। तो ये क्या हो गया? लिक्विडिटी फैक्टर। मतलब अगर हम लोग मिस्टर जेड को बोल देते नहीं बेचेंगे तो फिर हमें ये, पहला बात है ये पैसा कभी रिकवर नहीं होता। ठीक है, मतलब हमारा एक कस्टमर खराब हो जाता कि मिस्टर जेड हमारे पास दोबारा कभी नहीं आते, क्योंकि ये सोच के कि ये जो बुक शॉप है ये तो क्रेडिट देता ही नहीं है। तो हमारा बिजनेस में लिक्विडिटी फैक्टर रह गया। मतलब देखो, ये पैसा अगर हम 3 महीने बाद मिस्टर जेड से लेते, मिस्टर ए अगर 3 महीने बाद लेता तो उसे 300 मिल जाता, बीच में उसका जरूरत पड़ा तो भी उसे 290 तो मिला। मतलब बिजनेस में लिक्विडिटी तो रह गया ना, क्योंकि बिजनेस में पैसा होना बहुत जरूरी है। अब तुम लोग बोलोगे ये तो 10 रुपए का लॉस कर लिया। ठीक है, देखो लॉस कर लिया, लेकिन अगर कम से कम देखो, ये अगर पैसे को यूज करके और बिजनेस में प्रॉफिट कर सकता है तो कोई हर्ज नहीं है। अगर बिजनेसमैन को लगता है कि हम 10 रुपए अभी लॉस कर रहे हैं लेकिन कल हम ज्यादा कमा लेंगे, तो वो 290 बैंक में लेके आ जाएगा, लेकिन कम से कम उसका एक कस्टमर तो खराब नहीं हुआ। हो सकता है ये बुक बेच के उसको वो प्रॉफिट नहीं हुआ जो मिस्टर एक्स और वाई को बेच के हुआ था, लेकिन उसने बेचा तो सही,
तो लिक्विडिटी फैक्टर मतलब उसके बिजनेस में पैसा रहा, ठीक है। अगर पूरा 3 महीने के लिए ऐसे ही उधार दे देता, ठीक है भाई 3 महीने बाद ही मुझे आके पैसा दो, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं बनाता, तो बैंक के पास जाके 290 भी नहीं मिलता, 3 महीने बाद ही मिलता, तो बिजनेस में लिक्विडिटी रह गया, मतलब कैश फ्लो रह गया। वही लिखा है कैश फ्लो इन द बिजनेस, बिजनेस में पैसा रहेगा। अगर हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं ना, और अगर हम लोग हो सकता है कि अगर 3 मंथ्स वेट कर गए तो ठीक है, वो भी चलेगा, बीच में पैसे का जरूरत हुआ तो हम लोग बैंक के पास जाके इस डॉक्यूमेंट को जमा करके उसके अगेंस्ट में अमाउंट लेके आ सकते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत हमारा जो है कटिंग होता है, लेकिन फिर भी हमारे पास बिजनेस में कैश फ्लो होता है। हमारा कस्टमर भी हमारे साथ, मतलब हम लोग कस्टमर को भी ना नहीं बोल के उनको हाँ बोल सकते हैं आराम से। और थोड़ा मतलब ज्यादा पीरियड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो है हम लोग उनको क्रेडिट दे सकते हैं, इसको क्रेडिट पीरियड बोलते हैं। लेकिन बिल्स का रूल है 3 महीना या 90 डेज से ज्यादा का क्रेडिट नहीं दिया जाता है, क्योंकि इससे ज्यादा का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखो नॉर्मल एक रूल्स है, अगर इससे ज्यादा ही कोई मांगेगा तो फिर तुम जाओ लोन लेके आओ, लोन लेके चीज खरीदो, ठीक है। एक एक तो नॉर्मल सिस्टम होगा ना कि एक इतने अमाउंट की चीजों के लिए हम लोग कितने दिन का उधार दे सकते हैं। तो देखो बिल्स का अपना रूल्स है कि 3 महीना या 90 डेज उधार देने पे हम लोग चाहे तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर सकते हैं। डज नॉट कॉज लॉकिंग ऑफ मनी, तो देखो मनी लॉक भी नहीं हुआ ना। जैसे देखो इन्होंने 1 हफ्ते बाद पैसा देने का बात किया था, तो 1 हफ्ते तक पैसा जो है ब्लॉक रहा। लेकिन अगर हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ होने के बाद अगर हमें तुरंत पैसे का जरूरत है, हम लोग तुरंत बैंक में जाके इसको डिपॉजिट करके पैसा लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये बिजनेस में मनी को लॉक नहीं करता है, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट हो गया। अब रहा मिस्टर ए और मिस्टर जेड को इस चैप्टर में क्या क्या बोला जाता है, मतलब मिस्टर ए और मिस्टर जेड को हम लोग क्या क्या नाम से बुला सकते हैं। देखो मिस्टर ए कौन थे, मिस्टर ए जो है ये थे सेलर, ठीक है। मिस्टर जेड कौन थे, परचेजर। अच्छा, सेलर का मतलब जो बेचता है, परचेजर का मतलब जो परचेज करता है, ठीक है। अब क्योंकि क्रेडिट पे सेल हुआ था तो मिस्टर ए ने मिस्टर जेड पे क्या ड्रॉ किया था, बिल्स, ठीक है। तो मिस्टर ए क्या हो जाएंगे, ड्रॉयर। जो बिल्स ड्रॉ करता है उसे बोलते ड्रॉयर। ड्रॉ कौन करेगा, जिस जो बेचेगा, ठीक है। क्योंकि देखो उसी को चिंता रहेगा कि मेरा पैसा जो है बर्बाद हो सकता है, मेरा पैसा कोई मार सकता है, तो मुझे बिल ड्रॉ करना चाहिए। जो परचेजर है वो तो आके नहीं बोलेगा आओ आओ मेरे ऊपर बिल ड्रॉ कर दो तो तुम सेफ रहोगे, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा ना। तो ड्रॉयर का मतलब हु ड्रॉज द बिल, ठीक है। तो ये पार्टी का नाम ड्रॉयर है तो इसको बोलते हैं ड्रॉई, ठीक है। ड्रॉई, ड्रॉई का मतलब ऑन हुम, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ होता है, बिल इज ड्रॉन। अच्छा, और क्या नाम होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टी, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर। एक्सेप्टर मतलब जो बिल को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। एक्सेप्टर का मतलब वो एक्सेप्ट द बिल, मतलब जो ये मानेगा। ये देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ये बात किसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली मिस्टर जेड को। वो साइन करेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे, तब ना ये वैलिड होगा। तो ये हो जाएगा हु, एक्सेप्टर का मतलब हु एक्सेप्ट द बिल। तो बिल एक्सेप्ट कौन करेगा, जो परचेजर है। और एक्सेप्टी का मतलब हो जाएगा जो बिल ड्रॉ करता है, हु ड्रॉज द बिल, ठीक है। तो इनका नाम क्या क्या हो गया, सेलर, ड्रॉयर, एक्सेप्टी, इनका परचेजर, ड्रॉई और एक्सेप्टर। अच्छा, इसके अलावा इनको बोलते हैं पे, इनको बोलते हैं पेयर। पेयर का मतलब जो पैसा पे करेगा, ठीक है। हु पेज, तो पैसा किसको पे करना पड़ेगा, मिस्टर जेड को। उन्होंने बुक खरीदा था, और पैसा मिलेगा किसको, ए को। इसको बोलते हैं पे, हु रिसीव, ठीक है। अब बिल ड्रॉ करने पे मिस्टर ए के पास जो आता है उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, जो कि एक एसेट है, ऑब्वियसली एसेट है ना, एसेट है, पैसा मिलने वाला है। मिस्टर जेड के हाथों में जो आता है उसको बोलते हैं, मतलब मिस्टर जेड का जो रेज हुआ उसको बोलेंगे बिल्स पेबल,
मिस्टर ए के पास बिल्स पेबल आएगा, ये पूरे प्रोसेस में मिस्टर ए के पास बिल्स रिसीवेबल आएगा। बिल्स पेबल क्या होता है? लाइबिलिटी होता है, किसी को पैसा पे करना है, जो कि मुझे कर देना चाहिए था, मैंने सामान ले लिया, बाद में करेंगे तो मेरे लिए लाइबिलिटी है। मैंने किसी को प्रोडक्ट बेच दिया बट उसने बोला बाद में पैसा देंगे, तो वो मेरा डेटर बन गया, लेकिन मैंने डेटर को भी बिल्स रिसीवेबल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, डेटर देखो, डेटर मिस्टर जेड भी है, डेटर मिस्टर यहाँ पर अगर देखें तो वाई भी है, क्योंकि वाई ने भी क्रेडिट में खरीदने का सोचा, इसने भी क्रेडिट में, लेकिन इसके ऊपर बिल्स ड्रॉ नहीं हुआ था, तो ये डेटर जो है वो बिल्स में ट्रांसफर हो गया। मतलब अगर तुम लोग देखोगे तो मिस्टर जेड के लिए मिस्टर ए क्या एंट्री करेंगे अपने बुक्स में? मिस्टर ए एंट्री करेंगे इस तरीके से जेड के लिए कि जेड मिस्टर जेड टू सेल्स, मतलब क्रेडिट सेल का एंट्री बता रहे, डेटर टू सेल, लेकिन इन्होंने दोबारा एक एंट्री करना है, क्या करना है? बिल्स रिसीवेबल टू मिस्टर जेड, एक्चुअली डेटर को बीआर में ट्रांसफर करना है। क्यों? इसका लॉजिक समझो, जब बैलेंस शीट बनता है तो डेटर कहां पर लिखते हैं? बैलेंस शीट के एसेट साइड में, तो अब हम डेटर में मिस्टर जेड को भी लिखेंगे और हम बीआर भी लिखेंगे 300 रुपए का, 300 रुपए का, वो बात तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि जो मेरा 300 रुपए का डेटर है मिस्टर जेड, उसी के वजह से मेरा बीआर रेज हुआ। तो एक्चुअली एंट्री ऐसे होता है, जेड टू सेल, बीआर टू मिस्टर जेड। ठीक है, तो मतलब मिस्टर जेड जो डेटर है वो बीआर में ट्रांसफर हो गया है, मतलब उनके ऊपर हम लोगों ने बिल्स ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज जो है इसको ऐसे बॉक्स कर देते हैं, तो ये छोटा छोटा चीज याद जरूर रखो। तो इस तरीके से होता है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पर इसके पास बिल्स रिसीवेबल, इसके पास बिल्स पेबल आ जाएगा। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि जो पेई है, ठीक है, जो पेई है वो हमेशा ड्रॉयर ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, पेई का मतलब जिसे पैसा मिलेगा वही पेई होगा। अब जैसे देखो यहाँ पर मिस्टर ए ने अगर बिल डॉक्यूमेंट को बैंक को दे दिया था और मिस्टर जेड से बोल दिया कि बैंक में पैसा दे देना, ठीक है, तो बैंक इस केस में क्या बन गया पता है? पेई। पैसा किसको मिलने वाला है? बैंक को मिलने वाला है, क्योंकि बैंक से तो उन्होंने पहले ही ले लिया था। ठीक है, पैसा अभी बैंक को मिलने वाला है, तो पेई हमेशा ड्रॉयर ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। पेई का मतलब है जिसको पैसा मिलने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली पे का अगर हम एक बात बोले तो पे कौन हो सकता है पता है? पे हो सकता है जो बियरर है। बियरर है, बियरर मतलब जो बियर करके चल रहा है इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को। ठीक है, बियरर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बीओई लिख दिया। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेके चल रहा है अपने साथ उसी को पैसा देगा पेयर। ठीक है, पेयर हमेशा उसी को पैसा देगा। तो पे जो है जिसे पैसा मिलने वाला है, वो जरूरी नहीं है कि जिसने बिल ड्रॉ किया या जिसने चीज बेचा उसी को पैसा मिलेगा। अगर उसने बीच में कहीं बैंक में दे दिया है उस डॉक्यूमेंट को तो बैंक वाले को मिल सकता है। बैंक की जगह हम लोग किसी और पर्सन को भी ये जमा करके उससे पैसा ले सकते हैं, अगर कोई पर्सन ऐसा काम करता है तो। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया मेनली कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक जो आउटलाइन है कि हाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोग क्यों पढ़ रहे, क्या चीज है, वो मैंने अभी यहाँ पर थोड़ा बताने का कोशिश की। अच्छा, अब इसके बाद एक फॉरेन बिल भी होता है कि फॉरेन बिल क्या है, कभी कभी हम लोग का एमसीक्यू वगैरह में आता है, तो हम यही बता रहे फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये क्या होता है। देखो, फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? ड्रॉयर, ड्रॉई, पे। इफ anyone from out of three is Indian, then it becomes foreign foreign bills of exchange। ठीक है, तो फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या हो जाएगा? देखो, ड्रॉयर, ड्रॉई, पे या फिर पे। ठीक है, ड्रॉयर हो, ड्रॉई हो या पे हो, इसमें से कोई भी एक पार्टी अगर
इंडिया से बिलोंग करता है, और ये ना मैंने उल्टा लिख दिया लग रहा है, एक मिनट रुको। इंडिया से बिलोंग नहीं करेगा तब ना होगा फॉरेन बिल, मैंने उल्टा लिख दिया। एक मिनट, एनीवन फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया होना चाहिए, आउट ऑफ इंडिया ऐसे लिखा, आउट ऑफ, मैंने उल्टा लिख दिया। देन out of India, then it becomes foreign bills of exchange, ठीक है। मतलब सीधा बात है, ये जो तीन पार्टी है ना, देखो एक तो ड्रॉयर होगा, एक ड्रॉई होगा, और एक पे। पे को मैंने अलग से इसीलिए दिखाया क्योंकि जो ड्रॉयर है वो जरूरी नहीं कि पे हो, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो अगर ये तीनों में से कोई भी एक अगर आउट ऑफ इंडिया से है तो उसे, उस केस में जो बिल्स ड्रॉ होगा उसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये बस फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है डेफिनेशन थोड़ा सा पता हो काफी है हमारे एमसीक्यू के लिए। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब हम लोग जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर हमारा कोई फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है उसके ऊपर कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस नाम पता होना चाहिए एमसीक्यू के लिए, इतना काफी है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद बिल का एंडोर्समेंट। बिल एंडोर्स्ड, अब ये बिल एंडोर्स्ड क्या होता है? एंडोर्समेंट में दो पार्टी होता है, हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। एक बना दिया मिस्टर ए, ठीक है, एक बना दिया मिस्टर जेड, वही वाला स्टोरी ले रहे हैं, ठीक है। मिस्टर ए ने क्या किया है, इनको सेल कर दिया है एक 300 रुपए का बुक, ठीक है। और मिस्टर जेड ने 3 मंथ्स बाद पैसा देने का बात किया, तो मिस्टर ए ने इनके ऊपर ड्रॉ कर दिया है बिल्स रिसीवेबल। तो इन्होंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया तो इनके पास आ जाएगा बीआर, और मिस्टर जेड के पास क्या आ जाएगा, बीपी, बिल्स पेबल, ठीक है। अब जैसे मिस्टर ए को पैसा मिलना है मिस्टर जेड से, वैसे हो सकता है कि मिस्टर ए से किसी को पैसा मिलेगा। जैसे मान लो ये बना दिया मैंने मिस्टर पी, ठीक है। मिस्टर पी ने कुछ सेल किया था 300 रुपए का ही, या कम ज्यादा भी हो सकता है, हम अभी समझने के इजी समझने को थोड़ा आसान करने के लिए मैंने ऐसे 300 रुपए लिख दिया। मिस्टर पी ने सेल किया था मिस्टर ए को 300 रुपए का, और मिस्टर ए ने मिस्टर पी को बोला था हम 3 मंथ्स बाद दे देंगे। मैंने थोड़ा सा सेम टाइप ऑफ एग्जाम्पल लिया, या फिर मान लो 2 मंथ्स बाद दे देंगे, जो भी है, मैंने 3 मंथ्स ही रखा। तो मिस्टर ए ने क्या किया ना, जैसे ही, तो इसका मतलब मिस्टर ए के पास क्या है पता है, एक बीआर है, किसके नाम का, मिस्टर जेड के नाम का। और मिस्टर ए के पास ना एक बीपी है, बीपी भी है, किसके नाम का, पी के नाम का। और पी के पास एक बीआर है, किसके नाम का, मिस्टर ए के नाम का। क्योंकि देखो इन दोनों में सेल परचेज हुआ है, इन दोनों में भी सेल परचेज हुआ है, ठीक है। अब होना क्या है, पूरा स्टोरी में सिंपल बात यही है कि मिस्टर ए को पैसा मिलेगा जेड से, और मिस्टर ए को, ए से पैसा मिलेगा पी को, ठीक है। तो मिस्टर ए ने क्या किया, अब पी मान लो पैसा मांगने लगा, तो मिस्टर ए ने बोला कि पैसा नहीं दे के अगर हम आपको अपना बीआर दे दे तो चलेगा, बिल्स रिसीवेबल। तो मिस्टर पी बोलेंगे हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिस्टर ए ने क्या किया, अपना बीआर उठा के मिस्टर पी को दे दिया, ठीक है, अपना बीआर उठा के मिस्टर पी को दे दिया। तो इनके पास से बीआर चला जाएगा, और इसका मतलब मिस्टर जेड जब पैसा देंगे तो किसको देंगे पता है, मिस्टर पी को देंगे, क्योंकि उनके नाम का बीआर अब मिस्टर पी के पास है। तो मिस्टर जेड जैसे ही मिस्टर ए अपना बीआर उठा के मिस्टर पी को दे देंगे कि देखिए आप, आपको मेरे से 300 रुपए मिलने वाला था। मिस्टर ए और मिस्टर पी में बात हो रहा है, सुनो। मिस्टर ए ने बोला कि हम 300 रुपए नहीं देके 300 रुपए का बीआर दे रहे हैं, और हम जेड को बोल दे रहे हैं कि पैसा जो है आपको दे दे। तो मिस्टर पी ने बोला ठीक है ठीक है, मुझे कोई इश्यू नहीं है, हम बीआर एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है।
तो इसका मतलब जैसे ही मिस्टर ए ने ऐसे किया तो मिस्टर ए बोलेंगे ठीक है, तो आपका नाम का बीपी हम कैंसिल कर रहे हैं कि मुझे और आपको कुछ बिल्स पेबल देना नहीं है क्योंकि मैंने आपको उसकी जगह बीआर दे दिया। तो देखो, बीआर दे के बीपी कैंसिल कर लिया, और मिस्टर पी को भी अपना बीआर जो इनके नाम का था कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि बीआर की जगह नया बीआर ले लिया। अब मिस्टर जेड पैसा किसको देंगे? मिस्टर जेड पैसा मिस्टर पी को दे देंगे। ठीक है, तो ये स्टोरी हो गया। तो इस केस में मिस्टर ए ने अपना बिल क्या कर दिया है? एंडोर्स कर दिया है मिस्टर पी को। तो मिस्टर ए को इस केस में बोलेंगे एंडोर्सर, और इनको बोलेंगे एंडोर्सी, जिसमें एक्सेप्ट किया उसको बोला जाता है एंडोर्सी, और इसको बोला जाता है जो एंडोर्स करता है एंडोर्सर। अब ये सब हम जो बोल रहे हैं ना, ये इसमें और भी बहुत सारा बात जाएगा धीरे धीरे। ये हम ऐसे बोल रहे हैं कि जो देने वाला पार्टी है ना, यहाँ पर मिस्टर जेड, वो हमेशा अच्छा इंसान है, वो पैसा दे दे रहा है। लेकिन ऐसा हो जरूरी नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है कि मिस्टर जेड जो है वो पैसा नहीं दे पाया 3 महीने बाद, तब क्या होता है? उसको बोलते हैं बिल डिसऑनर होना। ठीक है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। अब ये जो एंडोर्समेंट है, ये जरूरी नहीं है कि एक ही बार हो। ठीक है, अब मिस्टर पी भी चाहे तो इस बिल को किसी और को एंडोर्स कर सकता है, कोई और किसी और को एंडोर्स कर सकता है, ऐसे करके चलता रहता है। ठीक है, तो ये जस्ट एंडोर्समेंट समझाने के लिए मैंने ये छोटा सा स्टोरी यहाँ पर दिया। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे टर्म ऑफ बिल। ठीक है, बिल का टर्म क्या होता है? तो मैंने बोला नॉर्मली एक बिल जो है हम लोगों का 90 डेज या 3 मंथ्स का हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। तो टर्म का मतलब ड्यूरेशन, तो यहाँ पर लिखेंगे ड्यूरेशन जो है वो मैक्सिमम मैक्स 90 डेज और 3 मंथ्स होता है, इससे ज्यादा का कभी भी बिल ड्रॉ नहीं होता। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सपायरी और ड्यू डेट ऑफ बिल। एक्सपायरी और ड्यू डेट ऑफ बिल क्या होता है? द डेट ऑन विच द टर्म ऑफ बिल एक्सपायर्ड। ठीक है, जिस दिन बिल का टर्म खत्म होता है उस डेट को एक्सपायरी डेट, या फिर हम लोग उस डेट को बोलते हैं जो है ड्यू डेट। ठीक है, ड्यू डेट या फिर एक्सपायरी डेट बोलते हैं। अच्छा, अब और एक चीज दिखाते हैं, उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे हम लोग, वो देखेंगे। तो जैसे कि और एक चीज होता है डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस तो वो होता है 3 डेज। ग्रेस मतलब एक्स्ट्रा दिन। जैसे मान लो कि बिल था 1 मंथ का, ठीक है, 1 मंथ का भी हो सकता है, मैक्सिमम 3 मंथ्स का। आज 1 तारीख है, ठीक है, 1 अगस्त है। 1 महीने का अगर बिल ड्रॉ हुआ है तो फिर 1 महीने का है तो 1 सितंबर को पेमेंट करना चाहिए। लेकिन बिल्स का एक रूल्स होता है, ठीक है, 1 सितंबर तो होगा ही, और 3 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है। ठीक है, ये रूल्स है। तो इसका मतलब 4 सितंबर को पैसा देने से भी होगा। कोई अगर 1 सितंबर के पहले दे दिया तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन देखो नॉर्मली लोग उधार मांग रहे हैं तो जल्दी थोड़ी ना पैसा देंगे को, मतलब जितना डिले हो सकता है। देखो पैसा नहीं है बोल के ही तो उधार लिया है, और आगे दे देते हैं तो उसका भी बेनिफिट है, वो हम लोग देखेंगे। तो नॉर्मली मान लो एक बिल ड्रॉ हुआ है 1 मंथ का, आज हुआ है, तो 1 मंथ मतलब 1 सितंबर, 1 अगस्त से 1 सितंबर ऐसे काउंट होता है। अभी हम लोग काउंटिंग ही सीखेंगे। तो 1 सितंबर को बिल का पेमेंट करना था, लेकिन 3 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है। ठीक है, रूल्स है। तो फिर 4 सितंबर को हमारा कौन सा डेट आ जाएगा? ये जो 4 सितंबर आया ना, इस डेट को हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी डेट। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, वो भी लिखते हैं मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट का मतलब क्या होता है? ड्यू डेट और एक्सपायरी डेट। अब ये एक्सपायरी डेट है, देखो जिस दिन बिल एक्सपायर होगा, वो तो ओरिजिनली तो 1 सितंबर को ही एक्सपायर हो रहा है, लेकिन हमारा रूल्स है कि 3 दिन ग्रेस दिया जाता है। तो 3 दिन ग्रेस जोड़ के जो डेट आता है उसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी डेट। लेकिन क्वेश्चन में ना हम लोग कहीं पर भी मैच्योरिटी डेट ये लैंग्वेज हमें नहीं मिलेगा, हर जगह पे ड्यू डेट ये लैंग्वेज ही मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग 3 दिन ग्रेस ऐड नहीं करेंगे। एक्चुअली मैच्योरिटी डेट लैंग्वेज बहुत कम यूज हो रहा है, यहाँ पर ड्यू डेट को ही मैच्योरिटी डेट मान लिया जाता है। लेकिन मैंने क्लियरली कंसेप्ट बता दिया कि मैच्योरिटी डेट का मतलब ड्यू डेट में 3 दिन ग्रेस ऐड होने के बाद। लेकिन अभी जब क्वेश्चन करोगे तो देखना कि हर जगह पे जो ड्यू डेट है ना, वो 3 दिन ग्रेस लगा के ही हो रहा है और बोला जा रहा है यही ड्यू डेट है। तो वो मतलब
कभी कभी होता है ना, कुछ कुछ चीज जो है वैसे बोलने का हैबिट हो जाता है और उसी तरीके से चलता जाता है, लेकिन एक्चुअली मैच्योरिटी डेट का मतलब 3 दिन ग्रेस लगाने के बाद, और ग्रेस नहीं लगा के जो डेट आ रहा है, जो एक्सपायरी डेट, उसे ड्यू डेट बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन करेंगे तो हम एक बार फिर से याद भी दिला देंगे। अच्छा, अब कितने तरीके का बिल होता है वो भी देख लो यहाँ पर। अच्छा, ये तो हम लोग देखेंगे, इसके पहले यहाँ पर एक स्टार पॉइंट लिखते हैं। इफ मैच्योरिटी डेट इज ए पब्लिक हॉलीडे और नॉन हॉलीडे, देखो पब्लिक हॉलीडे है तो नॉन हॉलीडे ही होगा, कैलेंडर में दिखेगा ना। जैसे कि 15 अगस्त, ठीक है, हमारा इंडिपेंडेंस डे। 26 जैन रिपब्लिक डे, ठीक है। 2 अक्टूबर गांधी जी का बर्थडे, संडे, ठीक है, ये भी हमारा छुट्टी वाला दिन रहता है। 1 अप्रैल ये बैंक का जो है ईयरली ओपनिंग वाला होता है। 31 मार्च बैंक का एंड डे होता है। देन पेमेंट डेट विल बी प्रीसीडिंग द हॉलीडे। तो अगर हमारा कोई नॉन हॉलीडे है, तो जो पेमेंट डेट निकल के आ रहा है, जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारा मैच्योरिटी डेट निकल के आ रहा है 15 अगस्त या फिर 1 अप्रैल या 31 मार्च या कोई संडे निकल के आ रहा है, तो हमें पेमेंट उसके पहले दिन करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हमारा मैच्योरिटी डेट ऑटोमेटिकली एक दिन आगे का हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि 15 अगस्त तो मतलब हम लोग का छुट्टी दिन था तो हम लोग 16 को पे करेंगे, नहीं, क्योंकि नॉन हॉलीडे है, तो नॉन हॉलीडे के केस में पेमेंट डेट जो है हमारा प्रिसीडिंग द हॉलीडे हो जाता, ठीक है। और एक हो जाएगा, इफ मैच्योरिटी डेट इज सडन हॉलीडे, अगर मैच्योरिटी डेट जो है वो सडन हॉलीडे, अचानक हॉलीडे हो गया, देन पेमेंट विल बी ऑन सक्सीडिंग डे। मतलब अचानक जैसे कि कोई स्ट्राइक वगैरह हो गया, तो हमें नहीं पता था ना अचानक से कौन से पॉलिटिकल पार्टी ने स्ट्राइक वगैरह बोल दिया, ठीक है। तो फिर उस केस में पेमेंट डे हमारा नेक्स्ट डे होगा, तो हमें टाइम दे दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का 2 स्टार पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा डेट का कैलकुलेशन कर लेते हैं, तुम लोग मुझे बताना कि क्या डेट होगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, बिल ड्रॉ का डेट लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख दिया मैंने टर्म मंथली, यहाँ पर ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट। 1 अप्रैल 2021 2 months, 25 March 2021 3 months, 31 December 2021 2 months, 31 Jan 2021 3 months, 28 Feb 2022 2 months, 30th Jan 2022 2 months। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर 15 March 2022, यहाँ पर हम डेज में लिखेंगे, ठीक है, ये वाला 60 days यहाँ पर, और ये हो जाएगा 20th April 2022 90 days। बस इतना है, ठीक है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करना है, हम एक बताते, बाकी तुम लोग बताना। 1 अप्रैल
तो बिल ड्रॉप हुआ है 2 मंथ्स के लिए, तो जैसे ही मंथ वाला कैलकुलेशन रहेगा तो हमें डेट टू डेट कैलकुलेट करना है। ठीक से सुनो, डेट टू डेट। तो 1 अप्रैल से 1 मई, 1 मई से 1 जून, तो ये डेट टू डेट 1 मंथ, फिर डेट टू डेट 1 मंथ। ठीक है, ये 2 मंथ हो गया। तो मेरा ड्यू डेट कौन सा निकल के आया? 1 June 2021। तो मेरा मैच्योरिटी डेट कौन सा होगा? ड्यू डेट में 3 दिन ग्रेस ऐड करने से जो डेट निकल के आता है उसे हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी डेट। तो फिर 1 जून में 3 दिन ऐड करने से हो जाएगा 4 June 2021, ऐसे करके करना है। ठीक है, तो मैंने मंथ वाला सिखाया, तुम लोग मुझे उसके बाद वाला बताओ कि ड्यू डेट क्या होगा, फिर मैच्योरिटी डेट बताओ। ये वाला आराम से सोचो, मुझे बताओ, हम लिखेंगे। मैम दूसरा वाला ड्यू डेट होगा 25 जून। 25 जून, सही बात, 25 जून। ठीक है। और मैच्योरिटी डेट होगा 28 जून। 28 June 2021, डेट टू डेट ये 25 मार्च से 25, ये 3 है तो ये 4 हो जाएगा, फिर 25 4 से 25 5 हो जाएगा, फिर 25 5 से 25 6 हो जाएगा। अब इसमें 3 दिन ऐड करेंगे तो 28 दिन, 28 तारीख। ठीक है, हाँ बोलो नेक्स्ट। मैम नेक्स्ट तो फरवरी तो 28 डेज का होता है, तो हम्म सेकेंड मार्च होगा। 2 मार्च होगा? नहीं, थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ये 28 ठीक आ रहा है। 2 मार्च हो रहा है, 3 दिन ऐड करने से कितना होगा? ये देख लो कि ये 22 है, लीप ईयर है कि नहीं है, ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसको स्टार्ट करेंगे। 28 में तो आई थिंक खत्म हो गया ना फिर, उसके बाद 3 दिन मतलब कितना होगा? 3 मार्च। हाँ, 2000 कितना लिखना पड़ेगा? 22, ये भी याद रखना है, मतलब इसको गलती से 21 नहीं लिख देना है, 22 होगा दोनों में। ठीक है, फिर इसके बाद वाला बताओ। हम 31 अप्रैल 2022। 31 नहीं होगा, लेकिन 31 अप्रैल का नहीं होता है ना। हाँ तो कितना होगा देखो। 30 अप्रैल। हाँ 30 होगा, अप्रैल 30 30 2022। 22। हाँ नहीं, ये तो 21 ही रहेगा ना। ये देखो, ये तो जैन है ना, ये तो जैन है, जैन के बाद अप्रैल में जा रहे हैं तो 21 ही रहेगा। इसमें तो दिसंबर था, तो हम लोग नेक्स्ट हाँ ईयर में हाँ हाँ चले हाँ गए हाँ तो 22, इधर 21 ही ठीक है। रहेगा। और ये 3 दिन ग्रेस ऐड करने के बाद 3 3 में 3rd में 2020। ठीक है, उसके बाद ये वाला, ये भी स्टार्ट करो। 28 में अप्रैल अप्रैल। 28 अप्रैल, 20 हाँ 28 अप्रैल होगा। 2022 ही रहेगा ये वाला, और ये 3 दिन ग्रेस ऐड होने के बाद 1 में। फिर 30th ऑफ जैन। हम 30 मार्च। 30th ऑफ मार्च 2022, 3 दिन ग्रेस ऐड होने के बाद और 2 अप्रैल। 2 अप्रैल 2022।
अच्छा, अब डेज वाला बताते कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो हम एक बता देते, एक तुम लोग बता देना। जैसे कि ये 15 मार्च है, ठीक है, तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि मार्च कितने दिन का होता है, कितने डेज का होता है। तो मार्च 31 का होता है। ठीक है, तो मार्च में कितना दिन बाकी है, 31 माइनस 15, मतलब ड्रॉ कब हुआ था, 15 तारीख को। तो उसके बाद से मार्च महीने में हमारे पास कितना दिन बाकी है, क्योंकि हम लोगों ने बोल रखा है 60 डेज बाद पैसा देंगे, तो फिर 15 माइनस करने से कितना होता है, 60, है ना। तो अप्रैल में हमें कितना दिन मिलेगा पैसा देने के लिए, तो अप्रैल 30 का होता है, पूरा 30 डेज ही मिल जाएगा, क्योंकि मैंने तो 60 डेज का रख रखा है कैलकुलेशन। तो ये हो गया 46 डेज। ठीक है, तो अब यहाँ पर 60 होने के लिए और कितना दिन देना पड़ेगा, तो ये 46 है, तो माइनस करके देख। 40 हाँ, तो 14 14, हाँ 14 डेज हो गया। तो ये मई आ गया, तो मई का 14, मतलब 60 डेज कंप्लीट होने में, जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ उसके बाद 60 डेज कंप्लीट होने में 14th मई लग जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा जो ड्यू डेट है वो मेरा कितना हो गया, 14th ऑफ मई 2022। अब इसमें 3 दिन ग्रेस लगा के बोलो कितना होगा, 70। तो इस तरीके से हम लोग को करना है। तो 90 डेज वाला बताओ क्या होगा। मैम वो डेट आप क्या लिखे हैं, 20? 20, 20th अप्रैल। 10th डे at first होगा। 10, হ্যাঁ মানে এখানে যেটা 16 আছে ওখানে 10। 10, হ্যাঁ কাউন্ট করে পুরোটা বলো আমাকে। হ্যাঁ 10 হবে, ওটা এপ্রিল, মানে 30 মাইনাস 20 করছো, হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ আর বলেছে 90 দিন, 3 मास। नहीं मंथ में मत जाओ तुम लोग, डेज ही लेना, क्योंकि कहीं 31 है, कहीं 30 है ना, तो 19 जुलाई है। ठीक है, हाँ 19 जुलाई आ रहा है। 19 जुलाई 2022 आएगा। ठीक है, तो इसमें देखो ये अप्रैल है, तो हमें सबसे पहले से अप्रैल लिख लेना चाहिए। तो अप्रैल 30 डेज का होता है, वो हमें ध्यान रखना है। तो 20 मतलब जिस महीना बिल ड्रॉ हुआ उस महीने हमारे पास 10 दिन अवेलेबल होंगे, हमें टोटल 90 डेज मिलेगा। तो मई में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं, तो यहाँ 31 मिल जाएगा हमें। फिर और भी मिलेगा जून में, तो अभी देखो सिर्फ 41 हुआ है, 90 तक जाना है, तो एक अंदाजे से हम लोग जून का बोल सकते हैं ना, पूरा ही लग जाएगा, तो पूरा लग जाएगा। देखो 336 प्लस 17, 71 हुआ। ठीक है, अब थोड़ा सा सोचना चाहिए, 71 मतलब हम लोग काफी 90 के पास पास पहुंच गए हैं। अब हम माइनस करेंगे 90 माइनस 71 और चेक करेंगे कितना दिन होता है, 19 डेज होता है। तो हम यहाँ पर जुलाई का लिखेंगे 19, तो 19 जुलाई तक मेरा हो जाएगा जो है ड्यू डेट। अब इसमें अगर हम 3 दिन ग्रेस लगा देते हैं तो कितना निकल के आएगा, 22 22, 22 ऑफ जुलाई 2022। ये भी ठीक है। तो ये सीख लिया हम लोगों ने कैसे मंथ का कैलकुलेशन होता है, कैसे डेज का कैलकुलेशन होता है। अब जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो वहां पर डेट कॉलम में हमें ये सारे डेट जो है समझ के लिखना। अच्छा, अब कुछ और टाइप ऑफ बिल होता है, स्पेशल टाइप ऑफ, वो बता देते हैं। टाइप्स ऑफ बिल, एक होता है बिल आफ्टर डेट, ऐसे बोला हुआ रहता है कभी कभी क्वेश्चन में। एक होता है बिल्स आफ्टर साइट, ये भी बोला हुआ रहता है, और बिल्स एट साइट। तो ये सबका अलग मतलब है, बताते हैं क्या होता है। जैसे अगर बिल आफ्टर डेट है तो उस केस में टर्म क्या होगा, टर्म कैसे काउंट होगा, ड्रॉन ऑफ बिल। ठीक है, लिख लो, हम समझा देंगे। जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ उस दिन से मुझे टर्म काउंट करना है। अगर लिखा है बिल आफ्टर साइट तो उस केस में टर्म कैसे कैलकुलेट होगा, जिस दिन एक्सेप्टेंस होगा, एक्सेप्टेंस, उस दिन से। बिल एट साइट, या फिर इसे ऑन डिमांड भी बोला जाता है। बता दे इसका क्या लिखेंगे वो बता दे। अब इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए, छोटा सा एग्जांपल इसके नीचे ही हो जाए। बिल
drawn on 2nd April for 2 months, ठीक है. Will accept 5th April. ऐसे लिखा है, बिल ड्रॉन ऑन 2nd April आफ्टर डेट, ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे. तो एग्जाम्पल आफ्टर डेट. अगर हमें क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि बिल ड्रॉन हुआ है 2nd April, उसके बाद लिखा हुआ है आफ्टर डेट फॉर 2 months, बिल एक्सेप्ट 5th April, ऐसे दो चीज दिया हुआ है. तो जैसे देखो 2 months का है, तो इसमें ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं था. मैंने सिर्फ ड्रॉ डेट दिया, तुम लोगों ने 2 months कैलकुलेट कर करके 2 months 3 months 2 months 3 months जैसे जो था 60 days कैलकुलेट कर लिया. बट अगर क्वेश्चन में हमें बिल ड्रॉ का डेट भी दिया है, बिल एक्सेप्ट का भी दिया है, तो हम लोग क्या करें? तो हमें देखना पड़ेगा कि बिल में लिखा क्या है. तो लिखा है बिल आफ्टर डेट, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है बिल आफ्टर डेट. तो अगर बिल आफ्टर डेट है तो टर्म का काउंटिंग कब होना चाहिए? बिल ड्रॉन जिस दिन से हुआ है उस दिन से हमें टर्म का काउंटिंग करना चाहिए, ठीक है. तो इस केस में अगर हम समझा पाए तो मुझे बोलो, इस केस में मेरा मैच्योरिटी डेट क्या होगा? मैच्योरिटी डेट क्या होगा? मतलब ड्यू डेट प्लस 3 दिन ग्रेस, वो तो पता है मैच्योरिटी डेट होता है. तो ड्यू डेट बताओ, तो 3 दिन ऐड करके ग्रेस लिखेंगे. तो ड्यू डेट क्या होगा? अगर 2 months का मेरा टर्म है, लेकिन टर्म मुझे कहाँ से काउंट करना चाहिए? यहाँ से कि यहाँ से? वो तो मैंने डेफिनेशन दे के समझा दिया, एग्जाम्पल है. तो बोलो कितना? नहीं समझ में आया मेरा बात? अगर बिल आफ्टर डेट लिखा हुआ है तो टर्म जो है 2 months कैसे काउंट करना है? 2 months का शुरुआत कहाँ से करें? जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ है उस डेट से. तो बोलो कौन सा? 4th June. 4th June, 5th June হচ্ছে না? 2nd April से 2 months कितना होगा? 2nd April से 2nd May, 2nd May से 2nd June, ये तो मेरा क्या हो गया? ड्यू डेट. अब 2nd June में 3 दिन ऐड करने से तो 5th June हो रहा है. 5th June. बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? Yes. अच्छा, अब देखो फिर से, बिल ड्रॉन ऑन 2nd April, ठीक है, एंड एक्सेप्ट ऑन 4th April फॉर 2 months. तो मैच्योरिटी डेट क्या होगा? अब ये वाला जो बिल है, उस बिल में मान लो लिखा हुआ है कि बिल ड्रॉन ऑन 2nd April एंड एक्सेप्ट ऑन 4th April फॉर 2 months, बिल्स आफ्टर साइट है ये वाला, ठीक है. इसके नीचे ही लिखा हुआ है, तो नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, बिल्स आफ्टर साइट है. तो बिल्स आफ्टर साइट का रूल्स ये है कि जिस दिन एक्सेप्ट होगा उस डेट से हमें टर्म काउंट करना है. तो बोलो 7th मैच्योरिटी डेट 7th June, ठीक है, 7th June. 3 दिन मैंने ग्रेस यहाँ लगा दिया, ठीक है. अच्छा, यहाँ पर आ रहा है मेरा 4th June. कैसे 4th June आया? देखो 2nd April से काउंट करना है कि 4th April से काउंट करना है? क्योंकि मेरा बिल आफ्टर साइट है तो 4th एक्सेप्टेंस डेज 4th April. 4th April से हमें 2 months, 4th April to 4th May, 4th May to 4th June. 4th June में 3 दिन ऐड होके 7th June हो जाएगा. अब ऑन डिमांड को बोलते हैं बिल्स एट साइट. ऑन डिमांड का कोई डेट नहीं होता है, किसी भी दिन जो ड्रॉयर है वो पैसा मांग सकता है किसी भी दिन, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑन डिमांड. तो नो डेट इज मेंशन, ठीक है, इसमें कोई डेट मेंशन नहीं होगा, ठीक है. अब याद कैसे रखोगे? देखो बिल एट साइट और ऑन डिमांड. एट साइट का मतलब हो गया, देखो एट साइट का मतलब जब मन चाहे तब, ठीक है. और बिल्स आफ्टर साइट, आफ्टर साइट मतलब देखने के बाद. तो जब हम लोग देखेंगे तभी ना एक्सेप्ट करेंगे. एक्सेप्ट करने का मतलब है साइन करना. तो साइन करने के लिए मेरे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो हम डॉक्यूमेंट को फिजिकली देखेंगे तब ना हम साइन करेंगे.
तो ऐसे करके याद रख सकते हो, ठीक है। हम ट्रिक बता रहे कि बिल्स आफ्टर साइट अगर है कि बिल्स को देखने के बाद, तो देखने के बाद मतलब एक्सेप्ट करने के बाद, तो फिर इसका मतलब एक्सेप्टेंस डेट से काउंट करेंगे, क्योंकि इतना सारा चीज भूल सकते हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में रखना पड़ेगा कि हाँ ऐसे करके हम लोग याद रख सकते हैं। बिल आफ्टर डेट, ठीक है। बिल आफ्टर डेट का मतलब जिस दिन ड्रॉ हो गया, देखो यहाँ देखने या नहीं देखने से कोई मतलब नहीं, आफ्टर डेट मतलब जब हम लोगों ने बिल ड्रॉ हो गया हम लोग का, जैसे ही एक डेट पास हुआ उसके बाद से आफ्टर डेट, देखो इसमें हमारा साइट वाइट नहीं है, देखने से कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब जिस दिन ड्रॉ हुआ, ऐसे करके याद रख सकते हो, या फिर तुम लोग किसी और तरीके से भी चाहो तो याद रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में बताया था ना कि बिल को हम लोग चाहे तो बैंक में दे सकते हैं, ठीक है। तो बिल को 4 तरीके से, जो बिल ड्रॉ करता है वो 4 तरीके से बिल को मैनेज कर सकता है, ठीक है, जो उसको जरूरत पड़े ऑन दैट मोमेंट। पहला होता है व्हेन द बिल इज रिटेन्ड। रिटेन्ड का मतलब होता है रखना, रिटेन्ड टिल डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड ऑनर्ड। फिर यहां पर स्लैश दे के लिख दो डिसऑनर, बता देंगे क्या है, पहले लिखो। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखो व्हेन द बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन एंड ऑनर्ड। फिर यहाँ स्लैश दे के लिखो डिसऑनर। ऐसे करके 4 बार लिखेंगे हम लोग, 4 अलग अलग चीजें। अलग कहाँ पर है वो दिख रहा होगा तुम लोग, यहाँ पर रिटेन, यहाँ पर सेम टू द बैंक लिखा है। फिर व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विथ बैंक और अदर पर्सन एंड ऑनर्ड। फिर यहाँ पर स्लैश देके डिसऑनर। फिर 4th नंबर में when the bill is endorsed with, sorry, endorsed with नहीं होगा, endorsed to a creditor and honored, और यहाँ पर डिसऑनर, ठीक है। तो देखो जिसमें से ये 3 और 4 दोनों मैंने तुम लोग को एक स्टोरी से बताया है। जैसे कि मैंने क्या बोला कि हम लोगों को पैसे का, मिस्टर ए को पैसे का जरूरत हुआ तो उन्होंने क्या किया, 3 मंथ्स वेट नहीं करके बैंक के पास चले गए और अपने बिल को डिस्काउंट करवा लिया। डिस्काउंट क्यों बोला, क्योंकि देखो बैंक वालों ने क्या बोला कि 300 पे हम 290 देंगे, मतलब 10 रुपए का उनका डिस्काउंट हो गया। तो इस चीज को बोला जाता है कि when the bill is discounted with बैंक, या फिर अदर पर्सन, कोई ऐसा पर्सन अगर ऐसा बिल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है तो हम लोग उनके पास भी डिस्काउंट कर सकते हैं। और ऑनर्ड, अब ये ऑनर्ड का मतलब क्या, ऑनर्ड का मतलब ये है कि मिस्टर जेड पैसा दे देंगे। मतलब देखो अगर इस स्टोरी में थोड़ा बैक करके आते हैं तो मिस्टर जेड को बैंक को पैसा देना पड़ेगा 3 महीने बाद, ठीक है। बाई चांस ऐसा हुआ कि मिस्टर जेड किसी कारणवश, ठीक है, अब चाहे वो मतलब उनका इंटेंशन खराब हो या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गए हो, अगर ऐसा कुछ हुआ कि उनके पास पैसा ही नहीं है कि वो बैंक को 300 रुपए दे पाए, तो देखो प्रॉब्लम क्या होगा पता है, प्रॉब्लम ये होगा कि बैंक वाला मिस्टर ए को कॉल करेगा कि आपने मुझे जो डॉक्यूमेंट दिया था जिसके बदले मुझे जेड से पैसा मिलने वाला था वो मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि मिस्टर जेड हो चुके हैं इंसॉल्वेंट। मान लेते हैं कि वो अच्छे इंसान है बट इंसॉल्वेंट हो चुके हैं तो नहीं दे सकते। तो बैंक बोलेगा ठीक है मुझे नहीं पता, मुझे अपना पैसा चाहिए। बैंक को तुरंत पैसा चाहिए, बैंक बोलेगा कि मैंने 3 मंथ्स वेट किया, मुझे अपना पैसा चाहिए। तो बैंक किससे पैसा मांगेगा, मिस्टर ए से, कि जेड नहीं दे सकता आप दो क्योंकि आपने ही तो मुझे ये डॉक्यूमेंट दिया था। तो बैंक से बैंक मिस्टर ए से पैसा लेके ही मानेगा। तो मिस्टर ए क्या कर सकता है, देखो अगर मिस्टर जेड इंसॉल्वेंट हो गया है तो मिस्टर ए भी कुछ नहीं कर सकता है। अगर 300 रुपए के बदले उसे 10 रुपए भी मिलेगा वो लेके चुपचाप बैठना पड़ेगा, बाकी रुपए उसे बैड डेब्ट बोल के
अपने यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, ऐसा अगर है कि मिस्टर जेड बोल रहे हैं मुझे और टाइम चाहिए, हम पैसा जो है मेरे पास अभी नहीं है, हम कुछ दिन बाद देंगे, तो बैंक वाला लेकिन वेट नहीं करेगा, बैंक वाले को पैसा मिस्टर ए दे देगा। अब मिस्टर ए मिस्टर जेड को अपने अंदर जो भी सुलझाना है वो सुलझा सकते हैं, ठीक है, उसका भी पॉइंट आ जाएगा। तो ये था वो वाला पॉइंट। यहाँ पर जब डिस्काउंट करवा लिया हम लोगों ने बैंक के अदर पर्सन से और वो ऑनर्ड हुए तो बात तो खत्म, ठीक है, कि 3 महीने बाद बैंक को पैसा मिल गया, बैंक भी अपना जो है क्लोज कर दिया कि हाँ भाई मुझे ये पैसा मिल गया। और डिसऑनर्ड का मतलब जो मैंने बोला कि अगर बाई चांस मिस्टर जेड पैसा नहीं दे पाए, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गए, तो मिस्टर ए को जो मिला 1 रुपया 2 रुपया जो भी मिला वो लेके चुपचाप बैठना है, बाकी बैड डिप्ट करना है। अगर मिस्टर जेड बोला हम पैसा दे देंगे लेकिन मुझे और टाइम चाहिए, तो अब वो मिस्टर जेड और मिस्टर ए के अंदर जो ट्रांजेक्शन होगा उसके अगेंस्ट में हम लोग एंट्री कर देंगे। अब एंडोर्समेंट का भी मैंने तुम लोग को समझाया। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ एक स्टोरी बनाया ना कि मिस्टर ए ने क्या किया, अपना बिल्स जो है मिस्टर पी को एंडोर्स कर दिया। मिस्टर पी उनके क्रेडिटर थे ना, उन्होंने उनसे कुछ खरीदा था 300 रुपए का, तो एंडोर्समेंट भी हो सकता है। तो वही लिखा हुआ है व्हेन द बिल इज एंडोर्स टू ए क्रेडिटर एंड ऑनर्ड। ऑनर्ड होने का मतलब है कि जेड ने मिस्टर पी को पैसा दे दिया। देखो जेड ने मिस्टर पी को पैसा दे दिया, लेकिन अगर जेड मिस्टर पी को पैसा नहीं दिया तो मिस्टर पी तो मिस्टर ए से पैसा मांगेगा ना, क्योंकि देखो मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने मिस्टर जेड को बेचा 300 रुपए का सामान उधार में और उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, और उसने खुद मिस्टर पी से उधार में 300 रुपए का सामान खरीदा था, तो उसे मिस्टर जेड से 300 मिलना था, मिस्टर पी को उसे 300 देना था। अब उसने क्या किया, जो बिल जेड पे ड्रॉ किया था वो बिल पी को दे दिया कि आप जेड से पैसा ले लीजिएगा, ठीक है। तो मिस्टर ए को वैसे क्या करना था, 300 जेड से लेके पी को 300 देना था, उसकी जगह उन्होंने क्या किया, बिल को ही एंडोर्स कर डाला कि ठीक है हम जेड से लेके पी को नहीं देके पी को ही बिल दे देते, भाई जेड से ले लो। अब जेड अगर बीच में क्या करता है, ऑनर्ड कर दिया, पैसा दे दिया, तब तो बहुत अच्छा बात है, काम खत्म। लेकिन अगर नहीं दिया तब अब मिस्टर पी मिस्टर ए को बोलेगा कि मुझे आपसे 300 रुपए मिलने वाला था, आपने बोला बिल ले लो, मैंने बिल ले लिया, जेड से पैसा मिलेगा ये सोच के, लेकिन जेड तो पैसा नहीं दे रहा है, जिसे बोलते हैं डिसऑनर्ड। तो मिस्टर पी बोलेंगे मुझे मेरा पैसा दे दो, आप लोग आपस में समझ लो आप लोगों को क्या करना है, मिस्टर ए और मिस्टर जेड। ये हो गया मेरा 3 और 4 जिसको मैंने ड्रॉ करके तुम लोग को समझाया है। और रहा पहला और सेकंड वाला, जिसमें पहला वाले में बोला है कि when the bill is retained till date of maturity and honored, एकदम डेट ऑफ मैच्योरिटी तक अगर बिल होल्ड करके कोई रख रहा है और बिल ऑनर्ड हुआ है, मतलब ये वाला मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए जो है वो मिस्टर जेड का बिल 3 महीने तक होल्ड करके रखेंगे, और जब 3 महीने बाद जेड पैसा दे देगा तो वो ले लेंगे। तो ये हो जाता है रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड ऑनर्ड। और अगर मैच्योरिटी डेट तक रखा बट डिसऑनर्ड हो गया, तब मिस्टर जेड क्या बोलता है वो सुनना पड़ेगा कि भाई डिसऑनर्ड क्यों हो गया, उन्होंने जो है वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं या वो टाइम मांग रहे हैं, क्या है वो तो पता चलेगा तब जो स्टोरी देगा क्वेश्चन में। और सेकंड वाला जो है व्हेन द बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक से कलेक्शन। अब ये थोड़ा सा अलग है, ये बैंक और ये 3rd नंबर वाला बैंक अलग है। सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन का मतलब ये होता है कि हम लोग बैंक के पास जाके ये नहीं बोल रहे कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज रख लो और इसके बदले मुझे पैसा दे दो। हम लोग बैंक को ये बोल रहे हैं कि ये मेरा एक एसेट है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट मेरा एक एसेट है। बैंक में जैसे हम लोग सोना रख सकते हैं, पैसा रख सकते हैं, वैसे अपना बिल को भी रख सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारा ये बिल जो है घर में सेफ नहीं है या हमारे बिजनेस की यहाँ पर सेफ नहीं है, तो हम लोग बैंक में रख सकते हैं। बैंक वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कि आप मेरे जगह पे ये बिल कलेक्ट कर लेना। मिस्टर ए बोल सकता है अपने बैंक को कि बैंक आप मेरे जगह पे मेरे बिहाफ में मिस्टर जेड से ये पैसा कलेक्ट कर लेना। तो बैंक को एज ए कलेक्टर काम पे लगाया जा रहा है। तो इसके बदले क्या बैंक पैसा नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा, ठीक है। बैंक बोलेगा ठीक है आपका काम हम कर देंगे, आपके बदले हम कलेक्ट कर लेंगे मिस्टर जेड से, लेकिन इसके बदले हम आपसे कमीशन लेंगे, ठीक है। तो उस केस में बैंक कमीशन लेता है। लेकिन जब हम लोग अपना ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बैंक के पास रख के उसके बदले कुछ पैसा लेके जाते हैं कि भाई मेरा 300 रुपए का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, आप कुछ अमाउंट जो आपका डिडक्शन होता है करके मुझे दे दीजिए, मुझे बहुत पैसे का जरूरत है, वो अलग हो गया, ठीक है। दोनों में ही हालांकि हमारा लॉस है, ठीक है। एक जगह पे बैंक डिस्काउंट काटेगा, एक जगह पे बैंक जो है हमसे
जो है अपना कलेक्शन चार्जेस लेगा। लेकिन हाँ, अगर हमारे पास समय नहीं है तो हम लोग बैंक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कि बैंक हमारी जगह पे आप जो है कलेक्ट कर लेना, या फिर हमें लगता है हमारा बिल बैंक में ज्यादा सेफ है, हम लोग घर पे नहीं रखना चाहते तो बैंक में रख दिया, बैंक वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया। अब इस केस में अगर जेट डिसऑनर होता है तो बैंक वाला बोल देगा मिस्टर ए को कि आपका जो पार्टी से पैसा मिलने वाला था ना वो डिसऑनर हो गया, देख लीजिए आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स होता है। तो अब ये पहले पॉइंट पे एक हम जो है जर्नल एंट्री के लिए क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है अपना क्वेश्चंस करेंगे। तो ऑन 1/1 ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹10,000 and draw a bill for 3 months on B for the amount B accept and retained it to retained नहीं return it to A. Thus, bill is duly honored at maturity. पास जर्नल एंट्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया है हमें जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है, तो इसमें हमें नैरेशन भी लिखना होता है, बट नैरेशन तुम लोग लिख लोगे तो हम नैरेशन के बिना ही करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें, क्या बोला है, ऑन 1/1 ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए ने बी को गुड्स बेच दिया है 10,000 रुपए में, और ए ने बिल ड्रॉ किया। ऑब्वियसली जो गुड्स बेचेगा उसका ज्यादा हेडेक है, वही बिल ड्रॉ करेगा। एक बिल ड्रॉ कर दिया है 3 मंथ्स के लिए बी के ऊपर फॉर द अमाउंट, मतलब जो 10,000 है उतने रुपए का। बी ने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना साइन करके, नहीं तो वैलिड कैसे होगा। एंड रिटर्न इट टू ए, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमेशा ड्रॉयर के पास रहता है, बी के पास रख के क्या होगा, वो गुड्स भी ले लेगा और वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी लेके भाग जाएगा, तो हमारे पास प्रूफ क्या रहेगा। तो इसीलिए जो ड्रॉयर है उसी के पास वो डॉक्यूमेंट रहता है। फिर बोल रहा है द बिल इज ड्यूली ऑनर्ड, इसका मतलब बी ने अपना बात रखा, सही समय पे उसने पेमेंट कर दिया मैच्योरिटी पे। तो हमें बोला है जर्नल एंट्री पास करने के लिए। तो जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो हमें यहाँ पर दोनों के बुक्स में ही हम लोग करके देखेंगे, तो इन द बुक्स ऑफ ए और इन द बुक्स ऑफ बी होगा। तो हम ना उतना इन द बुक्स ऑफ नहीं लिख रहे हैं, जस्ट समझाने के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे लिख रहे हैं। जब मेन क्वेश्चन आएगा तो वहां पर हम प्रॉपर फॉर्मेट से दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, ए ने गुड्स बेचा है, तो ए क्या एंट्री करेगा, तो 1 जन में हम लिख देते हैं ए एंट्री करेगा बी डेटेड टू सेल, कितना हो जाएगा 10,000। बी क्या एंट्री करेगा, बी एंट्री करेगा उसने परचेस किया है क्रेडिट में, तो परचेस टू ए, कितना 10,000। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होगा, बिल्स ड्रॉ करने का डेट अगर हमें क्वेश्चन नहीं बताता है तो हम लोग मान लेंगे जिस दिन सेल परचेस हुआ उस दिन ही बिल ड्रॉ हुआ। तो ए के पास क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल, जिसको हम शॉर्ट में बीआर लिखते हैं, बीआर अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू बी कैंसिल हो जाएगा। मतलब मैंने दिखाया ना क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग अपने बैलेंस शीट में जेड को डेटर भी दिखा देंगे और जेड का ही बीआर दिखाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर 600 रुपए दिखेगा। तो इसका मतलब जब भी किसी डेटर के ऊपर बिल ड्रॉ होता है तो डेटर ट्रांसफर टू बिल हो जाता है, बिल्स रिसीवेबल, तो बीआर टू बी हो जाएगा। तो ये हो गया 10,000। अब देखो एक के पास बीआर आया तो दूसरे के पास तो बीपी आएगा, तो बीपी तो लाइबिलिटी होता है, तो बी का लाइबिलिटी जनरेट हो गया है 10,000 का। ठीक है, और जैसे यहाँ पर डेटर कैंसिल हो जाएगा, सेम तरीके से बी के बैलेंस शीट में ए भी दिखेगा और बीपी भी दिखेगा सेम अमाउंट से, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो उसका क्रेडिटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ए अकाउंट डेबिट ऐसे हो जाएगा। अच्छा, अब बोला है कि 3 मंथ्स का बिल्स था। ठीक है, तो 3 मंथ्स का मतलब जो डेट है वो कौन सा आ रहा है, 1 जन से 1 फेब 1 मंथ, 1 फेब टू 1 मार्च 2 मंथ्स, 1 मार्च से 1 अप्रैल 3 मंथ्स, और 3 दिन ग्रेस लगा के
4 अप्रैल हो जाएगा। 4 अप्रैल को बोल रहा है कि मैच्योरिटी डेट पे बिल ऑनर्ड हो गया। ऑनर्ड होने का मतलब ए को अपना पैसा मिल गया, तो बैंक या कैश डेबिट होगा पैसा मिलने से, ठीक है। और बिल्स जो है ये खत्म हो जाएगा, जो एसेट है वो खत्म हो गया, एसेट के अगेंस्ट में पैसा मिल गया। और जो बी है वो क्या बोल रहा है कि हाँ मैंने अपना पेमेंट कर दिया, तो उसके पास से पैसा चला जाएगा तो टू बैंक हो जाएगा, ठीक है। और उसका जो लाइबिलिटी है बीपी वो खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। ये एंट्री होता है। अब इसको देखो और भी थोड़ा अच्छे से समझना है तो देखो, जैसे बी टू सेल्स हुआ तो बी आर टू बी हो गया, तो देखो बी और बी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा था पता है, बी आर टू सेल, ठीक है, कि हम लोगों ने क्रेडिट सेल किया। नॉर्मली क्रेडिट सेल क्या होता है, डेटर टू सेल, बट यहाँ क्या बच रहा है, बी आर टू सेल। क्यों बी आर टू सेल बच रहा है, क्योंकि हम लोग अपने डेटर को बिल्स रिसीवेबल में ट्रांसफर कर दिए। अब जब बिल्स के अगेंस्ट में पैसा मिल गया तो देखो बी आर कैंसिल हो गया, तो नेट एंट्री क्या मिल गया, बैंक टू सेल, ठीक है। इसका मतलब हमें अपना जो है पैसा मिल गया बेच के। तो अगर ये कैश सेल होता तो सीधा सीधा हम लोग बैंक या कैश टू सेल कर सकते थे, बट क्योंकि ये सीधा सीधा सेल नहीं है, 3 मंथ्स का टाइमिंग्स लेके जो है हमें पेमेंट मिला है, तो इतने सारे एंट्री हुए। सेम तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर देखें बी के तरफ, तो देखो परचेज टू ए टू बीपी, तो देखो ए डेबिट ए क्रेडिट कैंसिल हो गया, तो क्या हो रहा है, परचेज टू बीपी, ठीक है। तो हम लोगों ने परचेज किया है और हमारा इसके लिए क्या हुआ, नॉर्मली परचेज टू क्रेडिटर होता है, तो क्रेडिटर ट्रांसफर टू बीपी हो गया है, ठीक है। अब जैसे ही हम लोगों ने अपना बीपी पेमेंट कर दिया, बीपी रिलीज बोलते हैं इसे, रिलीज कर दिया, तो परचेज टू बैंक हो गया। मतलब अगर हम लोग सीधा सीधा परचेज करते कैश परचेज, तो परचेज टू कैश या बैंक लिखते तो वही वाला हो गया नेट एंट्री, ठीक है। तो ऐसे करके हमें एंट्री जो है समझना चाहिए। तो ये हो गया, गलती से मैंने ये वाला भी हटा दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा, ये ड्यूली ऑनर्ड वाला हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये सेम क्वेश्चन, ये एग्जांपल जो है, ये एग्जांपल, ये सेम क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर चाहो तो एग्जाम्पल 1 लिख लो, और इस एग्जाम्पल में हम एक चीज एडिशन करेंगे, सेम क्वेश्चन एज एग्जाम्पल 1, सिर्फ एडिशन क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट ये ले रहे हैं कि मिस्टर A sent the bill to bank for collection and bank charges commission at the rate of 1%, एट द रेट ऑफ 1%, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर ये होगा कि मिस्टर ए ने बिल को अपने पास नहीं रखा, उन्होंने क्या कर दिया है, बैंक के पास भेज दिया। तो अभी हम क्या जर्नल एंट्री समझाए, ये वाला, ठीक है। ऑनर्ड वाला, डिसऑनर्ड वाला भी नहीं समझाए, अब ये वाला कर रहे हैं। बैंक के पास अगर हम लोग अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज को सेंड करते हैं फॉर कलेक्शन, और अगर हम लोग का बिल ऑनर्ड होता है तो क्या होगा। तो जैसे मैंने बोला, बैंक कलेक्ट तो कर देगा, बट बैंक हम लोगों से सर्विस चार्ज लेगा अपना काम करने का, ठीक है। तो अब इसमें एंट्री क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर वही इन द बुक्स ऑफ ए और इन द बुक्स ऑफ ए बी, ठीक है। तो पहला एंट्री तो वही होगा कि पहले तो ए को सेल करना है, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पहले तो ए सेल करेगा और बी परचेज करेगा। उसके बाद क्या होगा, दोनों में बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होगा, तो इसके पास आएगा बी आर, और इसके पास आएगा बीपी, जो कि लाइबिलिटी होता है, तो ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा। अब ए ने क्या किया, अपना बिल बैंक में भेज दिया, ठीक है, और बैंक वाले को बोला कि मेरा बिल जो है ये कब हुआ है वो डेट नहीं दिया है मैंने, तो मान लेते उसी दिन क्या, भेज भी दिया, बिल्स भी ड्रॉ कर लिया, और ये भी सोच लिया कि बिल अपने पास नहीं रखेंगे, बैंक में भेज देंगे। तो इसका मतलब इनके पास से देखो सिचुएशन क्या हो रहा है, मिस्टर ए के पास से अपना बीआर चला जा रहा है, वो बीआर बैंक के पास रहेगा, तो बीआर डेबिट था, जब चला जाएगा तो बीआर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ गया है, बैंक के पास, बैंक के पास गया है, तो इसको इनको एंट्री क्या करना है, ऐसे लिखना है, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, इस नाम से रिकॉर्ड करना होता है, सिंपल, ठीक है। बिल सेंट फॉर कलेक्शन,
उसके रिगार्डिंग यहाँ कोई एंट्री नहीं होगा। देखो हमेशा ए में एंट्री होने से बी में होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ए अपना बिल भेज रहा है बैंक को रखने के लिए, इससे बी का क्या लेना देना। बी ने तो परचेस कर लिया, बीपी एक्सेप्ट कर लिया, अब वो सीधा पैसा देगा 4 तारीख को, ठीक है। अगर देगा तो बिल ऑनर्ड, नहीं देगा तो डिसऑनर्ड। क्योंकि अभी हम ऑनर्ड ही सिखा रहे हैं तो बिल का पैसा मिल जाएगा। तो 4 तारीख आते ही क्या हुआ कि बी ने अपना पेमेंट कर दिया, तो बी क्या बोलेगा, मेरा बीपी रिलीज हो गया, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, ठीक है, 10,000। अब ए क्या एंट्री करेगा, ए बोलेगा मेरे बैंक ने ना मुझे पैसा दे दिया है, जो पैसा बैंक ने बी से कलेक्ट किया, ठीक है। तो कितना पैसा बैंक वालों ने दिया, बैंक वालों ने बोला कि हम 1% कमीशन चार्ज करेंगे। तो कितना पैसा मिला होगा, 10,000 रुपए का पूरा जो है बिल का अमाउंट था। तो 1% अगर कमीशन काटा तो कितना परसेंट पैसा दिया होगा, 99% पैसा दिया होगा। अगर 1% कमीशन काट लिया तो 9900 इतना पैसा बैंक वालों ने दे दिया। किसको, मिस्टर ए को। तो 100 रुपए कहाँ गए, 100 रुपए कमीशन के चले गए, जो मिस्टर ए के लिए एक्सपेंस है। उन्होंने अपना काम किसी और से करवाया तो उसको पेमेंट किया, जो पेमेंट किया वो बैंक को किया, जिस एक्सपेंस का नाम है कमीशन। कितना कमीशन दिया उन्होंने, 10,000 पे 1% कमीशन दे दिया, यानी 100 रुपए। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा। तो देखो उनका यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने बी को डेटर बनाया, फिर बी को खत्म किया, क्योंकि बी को बिल्स रिसीवेबल बना लिया, फिर बिल्स रिसीवेबल भी खत्म कर दिया, उसको बिल सेंट फॉर कलेक्शन बना लिया। अब बिल सेंट फॉर कलेक्शन खत्म करने का बारी है, तो यहाँ पर हो जाएगा बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। जो बिल कलेक्शन के लिए बैंक में दिया गया था 10,000 रुपए का, उसमें से 9,900 मिल गया, और 100 रुपीज का जो है कमीशन बैंक वालों ने अपना सर्विस देने के लिए चार्ज कर लिया, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। और बी ने अपना पेमेंट कर दिया। तो ये भी मैंने ऑनर्ड वाला ही दिखाया कि अगर ऑनर्ड हुआ तो क्या, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एग्जाम्पल 3 लेते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन एज एग्जाम्पल 1, ठीक है। बस इसमें एडिशन ये करेंगे कि ए सेंट बिल फॉर डिस्काउंट आफ्टर 2 months and bank charges discount at the rate of 15% per annum, ठीक है। समझाते हैं ये वाला। सेम एग्जाम्पल है, जो मैंने एग्जाम्पल 1 लिया, ए ने बी को सेल किया, सारा चीज सेम है। लेकिन इस बार ए ने क्या किया है, बिल को कलेक्शन करने के लिए नहीं भेजा है, ए ने बिल को डिस्काउंट करने के लिए भेजा है। ए सेंट बिल फॉर डिस्काउंट टू बैंक। अच्छा बैंक लिखा है, अच्छा नहीं लिखा है, लिख देते चलो, टू बैंक नहीं लिखा, बैंक में भेजा है बिल्स को डिस्काउंट करवाने के लिए। मतलब उनको पैसे का जरूरत हो गया आफ्टर 2 months, मतलब बिल्स तो 3 months के लिए था, 2 महीने बाद उन्हें पैसे का जरूरत पड़ा तो बैंक पे चले गए, बैंक पे जाके अपना बिल डिस्काउंट करवा लिए 15। बैंक वालों ने डिस्काउंट चार्जेस बोला है 15% पर एनम। तो क्या एंट्री होगा, तो देखो तो क्या एंट्री होगा। इन द बुक्स ऑफ ए और इन द बुक्स ऑफ बी। तो सबसे पहले तो 1 तारीख को सेल परचेज का एंट्री होगा, तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, फिर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, ए अकाउंट डेबिट टू बीपी,
यहाँ तक तो सेम रहेगा। अब 2 महीने बाद मतलब 1 Jan to 1 Feb 1 मंथ, 1 Feb to 1 March। तो 1 March को इन्होंने बैंक के पास अपना बिल रख के डिस्काउंट करवा लिया, तो बैंक ने पैसा दिया इनको, तो उसके लिए एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। जो डिस्काउंट है वो इनके लिए लॉस हो जाएगा, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, टू बिल्स रिसीवेबल होगा क्योंकि इन्होंने अपना बिल्स बैंक वाले को दे दिया, तो यहाँ हो जाएगा 10,000। अब डिस्काउंट चार्जेस जो दिया है उसके हिसाब से हमारा डिस्काउंट चार्जेस का अमाउंट क्या होगा वो हम बताते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन जगह छोड़ देंगे। ठीक है, एक लाइन जगह छोड़ने के बाद यहाँ पर यहाँ दिखाते हैं वर्किंग नोट करके डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा। तो एक्चुअली डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हम बता देते हैं। ऐसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट ऑफ बिल इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट पर एनम इनटू अनएक्सपायर्ड पीरियड डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। हम समझा देंगे, फॉर्मूला रटने का कोई जरूरत नहीं है, होता है तो हम लिखवा दें। तो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कितने अमाउंट के बिल पे डिस्काउंट हो रहा है, 10,000 पे डिस्काउंट हो रहा है। हमें ईयरली डिस्काउंट रेट बोल रखा है 15%। ठीक है, तो अगर हम इस पे 15% लगाएंगे तो जो डिस्काउंट अमाउंट निकल के आएगा वो पूरे ईयर का निकल के आएगा। ठीक है, तो देखो 10,000 रुपए पे अगर 15% का डिस्काउंट लगता है, पूरे साल भर का डिस्काउंट निकल के आता है 1500। अब अगर हम इसे डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे तो मुझे पर मंथ का डिस्काउंट पता चल जाएगा। डिवाइडेड बाई 12 करने से पर मंथ का डिस्काउंट हो गया 125। अब बैंक मेरे से कितना डिस्काउंट काटता है उसका एक रूल्स है। बैंक क्या बोलेगा कि अगर आप इस बिल को पूरे 3 महीने तक रख लेते तो आपको ये पैसा पूरा मिल जाता, क्योंकि आप नहीं रख पाए तो आप मेरे पास आए तो हम डिस्काउंट काटेंगे। तो आपने कितने दिन पहले मेरे पास आके पैसा मांगा, ठीक है, आपका बिल मैच्योर होने के कितने दिन पहले। तो देखो इन्होंने 2 महीने बाद ये गए ना बैंक के पास, तो मैच्योर होने में अभी भी 1 मंथ बाकी था, जिसको हम लोग बोलते हैं अनएक्सपायर्ड पीरियड। ठीक है, 1 मंथ बाकी था जिसको हम लोग बोलते हैं अनएक्सपायर्ड पीरियड। तो यहाँ पर अगर 125 रुपए 1 महीने का है तो इंटू 1 मंथ कर देते, क्योंकि 1 मंथ अनएक्सपायर्ड पीरियड है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 125। अगर 2 मंथ्स होता तो फिर हम लोग का ये 125 इंटू 2 होके हो जाता 250, ऐसा हो जाता। तो ये चाहो तो इसे 2 मंथ से भी हम लोग एग्जाम्पल कर सकते हैं, जैसा करना चाहो कर सकते हो। इसको अगर कर देते हैं आफ्टर 1 मंथ तो शायद समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। ठीक है, इसमें 1 मंथ शायद तुम लोग को ना समझ में आए, तो हम इसको कर देते हैं 1 मंथ। तो इन्होंने मान लो 1 मंथ बाद ही चले गए, तो अगर 1 मंथ कर देते हैं तो उसके इसमें कुछ नहीं, सारा चीज ठीक है। इसको यहाँ पर 1 कर देंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो अनएक्सपायर्ड पीरियड मतलब बिल एक्सपायर्ड कब होता, बिल एक्सपायर्ड होता अगर हम लोग देखें तो एक्सपायर्ड मतलब ड्यू डेट ना, तो 1 Jan से 1 Feb, 1 Feb से 1 March, 1 March से 1 April। तो जो है 1 April को होता। हम लोग कब बैंक के पास गए 1 Feb, तो हम लोग 2 मंथ्स पहले गए, तो हमें 2 मंथ्स का डिस्काउंट चार्जेस बैंक के तरफ से काट लिया जाएगा। तो 1 महीने का 125, तो 2 महीने का डिस्काउंट चार्जेस हो जाएगा 250। ऐसे करके बैंक कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा 250, तो 10,000 में 250 डिस्काउंट होने का मतलब बैंक 9750 दे देगा 1 Feb को मिस्टर ए को। उस दिन मिस्टर बी का कुछ भी लेन देन नहीं है, क्योंकि उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि इनका जरूरत था पैसा ये बैंक के पास गए, इनको उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ये अपने जो है 4 अप्रैल को, ठीक है, ये अपना 4 अप्रैल को अपना पेमेंट कर देंगे। तो 4 अप्रैल को ये क्या लिखेंगे, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000। और 4 अप्रैल को मिस्टर ए कोई भी एंट्री नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले, क्योंकि ये तो पहले ही पैसा लेके चले गए अपना 250 डिस्काउंट करवा के। तो ये पैसा रिसीव कौन करने वाला है, बैंक करने वाला है। तो बैंक का अगर एंट्री करने देगा तो हम लोग कर सकते हैं। तो बैंक वाला ये एंट्री करेगा कि बैंक टू बीआर करेगा, ठीक है, कि लेकिन वो एंट्री हमें देता नहीं है कि बैंक क्या है। तो उस बैंक क्या एंट्री करेगा अगर वो हमें पता करना है, तो पहले बैंक जब बिल ले रहा है तो उसका भी एंट्री हमें करना चाहिए था। बट नॉर्मली वो केस बहुत कम होता है, इसीलिए हम वो वाला भी नहीं बता रहे। अगर जरूरत पड़ा तो बता देंगे। बाकी देखो बैंक जब ए से बिल लेगा तो बैंक एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट बोल के, ठीक है, और जब बी से पैसा लेगा तो बैंक टू बीआर ऐसे करेगा। लेकिन बैंक का एंट्री हमें नहीं पूछता, यहाँ पार्टी का ही एंट्री पूछा जाता है। ठीक है, बैंक का एंट्री नहीं पूछा जाता। अच्छा, अब ये रहा एंडोर्समेंट वाला जो
पॉइंट था, ठीक है, ये देखो एंडोर्समेंट वाला जो पॉइंट था, ये वाला डिस्काउंट वाला बता दिया, ठीक है। अब एंडोर्स टू क्रेडिटर, ठीक है, तो उसको हम ये जो स्टोरी मैंने बताया था यहाँ से भी दिखा सकते हैं एंडोर्स का। जैसे देखो हम यहाँ पर सिंपल बता देते हैं, देखो जब मिस्टर ए ने सेल किया तो मिस्टर ए क्या एंट्री करेंगे, देखो मिस्टर ए के बुक्स में ये एंट्री हो जाएगा, हम यहाँ पर मिस्टर ए लिख देते हैं, यहाँ पर मिस्टर पी लिख देते हैं और यहाँ पर मिस्टर जेड लिख देते हैं, हम एंट्री बताते हैं। मिस्टर ए पहले एंट्री करेंगे मिस्टर जेड टू सेल, ठीक है, जो कि 300 का हो जाएगा। तो मिस्टर जेड क्या एंट्री करेंगे, मिस्टर जेड करेंगे परचेज टू मिस्टर ए, तो इन्होंने 300 रुपए का परचेज किया। अब इन्होंने बीपी एक्सेप्ट किया तो ए टू बीपी हो जाएगा 300 300, और इन्होंने बीआर एक्सेप्ट किया, बीआर जो है ड्रॉ किया, बीआर ड्रॉ होता है, बीपी एक्सेप्ट होता है, बीआर एक्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है, मैंने गलती से बोला, बट बीआर एक्सेप्ट नहीं होता है, बीआर ड्रॉ होता है। बीआर टू मिस्टर जेड हो जाएगा, ठीक है, वो मिस्टर जेड को कैंसिल कर देंगे, 300 रुपए का ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब मिस्टर ए अपना बीआर देना चाहते हैं पी को, अब पी कौन है, पी उनका क्रेडिटर है, तो फिर इसका मतलब जब पी से उन्होंने कुछ परचेस किया था तो पी को क्रेडिटर बनाया था, तो अब उनको अपना बीआर दे रहे हैं, तो बीआर इनके पास से चला जाएगा, तो ये बीआर जा रहा है, तो जो बीआर डेबिट हो रखा था वो क्रेडिट हो जाएगा 300, और बदले में क्या होगा, मिस्टर पी जो उनके बुक्स में क्रेडिटर हो रखे हैं वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्रेडिटर कैंसिल होने से क्रेडिटर क्रेडिट होता है, कैंसिल होने से डेबिट हो जाएगा, तो मिस्टर पी टू बी आर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और मिस्टर पी बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मिस्टर पी बोलेंगे मेरे पास बिल्स आ रहा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और उसकी जगह हम अपने डेटर को अपने बुक से हटाएंगे, तो टू मिस्टर ए कर देंगे, क्योंकि जब इन्होंने अपने अंदर सेल परचेस किया था ना, तब मिस्टर पी ने क्या एंट्री किया होगा, जब मिस्टर पी ने मिस्टर ए को सेल किया था तब इन्होंने एंट्री किया होगा मिस्टर ए टू सेल्स, ये समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अब फिर जब इन्होंने क्या किया, मान लो इन्होंने उस सेल जो 300 रुपए का था उसके जगह उन्होंने बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो बी आर टू मिस्टर ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया बिल एंडोर्समेंट का एंट्री। अब मिस्टर जेड क्या करेंगे, मिस्टर जेड जब पैसा दे देंगे तब वो एंट्री करेंगे ऐसे, बीपी टू बैंक, जब अपना पेमेंट का टाइम आएगा तो वो बीपी टू बैंक कर देंगे, ठीक है। और ये पैसा रिसीव कौन करेगा, मिस्टर पी करेगा, ठीक है, तो मिस्टर पी इस तरीके से लिखेगा बैंक टू बी आर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एंडोर्समेंट का एंट्री कर सकते हैं। तो ये मैंने एक ओवरव्यू देने का कोशिश किया कि चारों जो चार टाइप होता है उसके बेसिस पे किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन से समझा दिए। इसके बाद इसके अलावा भी काफी सारा पॉइंट है, लेकिन अभी जितना सारा पॉइंट हम लोगों ने देखा है उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे पहला है ये इलास्ट्रेशन पर, इलास्ट्रेशन है, यहाँ पर हम जर्नल नैरेशन वगैरह सब दिखा देंगे। बोल रहा है कि मेसर सुजाता रिसीव्स 2 bills from मेसर्स अरुणा dated 1st Jan 2022 for 2 months। तो यहाँ पर ना 2 बिल एक्सेप्ट होने का बात हुआ है, तो मेसर सुजाता ने 2 बिल एक्सेप्ट किया है मेसर्स अरुणा से, ठीक है। तो कितना कितना बोल रहा है, 2 मंथ्स का है, दोनों बिल जो है वो 2 मंथ्स का है। द फर्स्ट बिल इज फॉर 10,200 एंड द सेकेंड बिल इज फॉर 15,000। द फर्स्ट बिल इज डिस्काउंटेड इमीडिएटली विद द बैंक फॉर 10,000। ये देखो, तो बैंक में जाके पहला वाला बिल इन्होंने डिस्काउंट करवा लिया, 10,200 का बिल डिस्काउंट में 10,000 का हुआ, तो बोलो कितना डिस्काउंट हुआ, बैंक वालों ने कितना डिस्काउंट चार्जेस काट लिए, 200, ठीक है। एंड द सेकेंड बिल वाज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ मिस्टर श्री, और सेकेंड बिल को मिस्टर श्री को एंडोर्स कर दिया, तो ऐसे ही नहीं क्या होगा, जरूर मिस्टर श्री को इनसे पैसा मिलने वाला था, इन्होंने एंडोर्स कर दिया, ठीक है। ऑन 3rd Jan पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मेसर सुजाता, तो हमें सुजाता के बुक्स में एंट्री करके दिखाने के लिए बोला है, तो देखो कंबाइन करके दे दिया हमें, ठीक है। हमारा क्वेश्चन इतना छोटा छोटा सिंपल तो होगा नहीं, इस तरीके का ही। तो इन द बुक्स ऑफ सुजाता डेट हम एक जो है फॉर्मेट करके दिखा देते हैं, बाकी तुम लोग को पता है कि फॉर्मेट करके ही जर्नल एंट्री करना होता है, तो वैसे ही करोगे। हम नॉर्मल लिख देते हैं, ठीक है, मतलब उतना हमेशा ऐसे फॉर्मेट करके नहीं करते, पहला क्वेश्चन करके दे देते हैं।
तो सबसे पहले बिल्स जो है इन्होंने रिसीव किया है। तो मुझे एक चीज बताओ कि इन्होंने बिल रिसीव किया है, ऐसे बोल रहा है रिसीव 2 बिल्स फ्रॉम, तो मिसेस सुजाता ने बिल्स ड्रॉ किया कि मतलब उनके पास बीआर आया कि बीपी आया? PR। बीआर है, ठीक है। अगर किसी के पास बीआर है तभी तो वो डिस्काउंट करवाने जा सकता है ना, या फिर एंडोर्स कर सकता है। और रिसीव मतलब उन्होंने एक्सेप्ट करके वापस कर दिया, तो ये रिसीव कर लेते हैं। तो इन्होंने बिल जो है 1 तारीख को 1/1/2020 तो एंट्री हो जाएगा। ये बिल्स रिसीवेबल ये सब हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, लेकिन तुम लोग को एग्जाम में पूरा लिखना होगा क्योंकि एक ही तो क्वेश्चन करना होगा, तो ये सब शॉर्टकट कुछ भी नहीं चलेगा। वो तो मुझे काफी सारा क्वेश्चन कवर करना होता है तो हम शॉर्टकट कर लेते हैं, लेकिन तुम लोग को ये सब लिख के नहीं आना। तो ये हो जाएगा बीइंग 2 बिल्स रिसीवेबल, 2 बिल्स रिसीव 2, ये 2 मतलब 2, ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट कर दिया। बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम अरुणा। हम लोग थोड़ा अच्छे से और भी लिख लेना नैरेशन। तो 10,200 और 15,000 दोनों मिला के 25,200, 25,200 का इन्होंने बिल रिसीव किया है, एक ही पार्टी से किया है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया। अच्छा, इसके बाद कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ? बोल रहा है द फर्स्ट बिल जो है 10,200 का, वो बिल डिस्काउंट करवा दिया गया इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब उसी दिन, तो इसका मतलब 1 February को 2022 को उसी दिन पहला वाला बिल डिस्काउंट हो गया। बिल डिस्काउंट होने से बैंक वाला अपना जो भी देना है पैसा दे देगा, बाकी पैसा काट देगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? टू बिल्स रिसीवेबल। तो बैंक देखो कौन सा वाला बिल गया, पहला वाला बिल बैंक में चला गया। पहला वाला बिल कितने का था? 10,200 का। बैंक वालों ने उन्हें दिया 10,000 रुपए, तो डिस्काउंट कितना काट लिया? 200 रुपए का काट लिया। बी फर्स्ट बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। इसके बाद सेकंड वाला बिल बोला है मिस्टर श्री को एंडोर्स कर दिया है, तो उसका एंट्री करना है। अच्छा, ये कब हुआ एंडोर्समेंट? 3 जनवरी को, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 जनवरी 2022। तो एंडोर्स करने से क्या होगा? बिल चला जाएगा। अगर हम अपना बिल किसी को दे रहे हैं तो मेरे पास मेरा पैसा जब चला जाता है तो कैश मेरे से चला जाएगा, तो कैश क्रेडिट होगा। बिल्स मेरा एसेट था तो बिल्स चला जाएगा, तो बिल्स क्रेडिट होगा। सेकंड वाला बिल चला गया जो कि 15,000 का था, किसको दे दिया मैंने? अपने क्रेडिटर को। तो इसके बदले ये मेरा एसेट गया, बदले में मेरा लाइबिलिटी खत्म हुआ। लाइबिलिटी किस नाम पे था? श्री नाम पे था, ठीक है। तो श्री अकाउंट डेबिट to bills receivable being bill endorsed। इसको बोलते हैं एंडोर्स, ठीक है, एंडोर्स्ड। और इसके आगे भी लिख सकते हो इन फेवर ऑफ मिस्टर श्री था कि क्या था नाम पता नहीं, हाँ मिस्टर श्री था, ठीक है। तो मिस्टर श्री ऐसे करके होगा। तो हमें लेकिन एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं देगा, वो तो जस्ट समझाने के लिए हम बोल रहे थे। इस तरीके का कंबाइंड क्वेश्चन देगा, फिर भी ये छोटा है, इतना छोटा क्वेश्चन भी नहीं देगा, ठीक है, इतना छोटा क्वेश्चन नहीं देगा। ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का देगा, मतलब उसमें और भी कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे काफी सारे। अच्छा, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं? के बाद फिर से अलग अलग पॉइंट दे दिया है, लाइक जो है रिबेट वगैरह दे दिया है, रिबेट वगैरह दिया है। तो रिबेट वगैरह तो मैंने बोला नहीं है, तो देखते एक छोटा सा क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हम लोग रिबेट वाला देखते हैं तो उसके पहले ना रिबेट तो बताएंगे लेकिन डिसऑनर भी बताना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा बताते, ज्यादा नहीं, काफी सारा चीज किया है आज, कुछ एग्जाम्पल्स और ये क्वेश्चन किया है। अब थोड़ा डिसऑनर बताते हैं। डिसऑनर्ड ऑफ ए बिल। तो बिल डिसऑनर होने का मतलब ये होता है कि जिसको पैसा देना था ना वो नहीं दिया। जैसे मेरे स्टोरी में मिस्टर जेड ने नहीं दिया, अगर ऐसा होता है तो डिसऑनर कब होता है? कब हम लोग मानेंगे कि हमारा बिल डिसऑनर हो गया?
नॉन पेमेंट, मतलब जिनको पेमेंट करना था उन्होंने पेमेंट नहीं किया, और एक होता है नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मतलब बिल विल ड्रॉ करवा लिया बट उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया जिसे एक्सेप्ट करना चाहिए था, तो नॉन एक्सेप्टेंस अगर होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का तो भी बिल डिसऑनर होता है। तो अगर एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ है तो उस केस में नो एंट्री, क्योंकि आगे बात बढ़ा ही नहीं। ठीक है, जैसे बिल का बात है उसने बोल दिया नहीं नहीं बिल विल नहीं ड्रॉ करना है, मतलब उसने प्रोसेस में जाने से ही मना कर दिया, तो फिर हम लोग भी सेल नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर किसी ने बिल एक्सेप्ट नहीं किया, बिल ड्रॉ करवा लिया कि ठीक है हम बिल ड्रॉ कीजिए, हम बिल में साइन कर देंगे, और उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो हम लोग भी नहीं बेचेंगे। तो अगर ऐसा हुआ तो वो होता है उसमें कोई एंट्री होगा ही नहीं। ठीक है, तो नो एंट्री हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने पेमेंट नहीं किया तो भी डिसऑनर होगा। तो वही मेन उसी पे हमारा जो है मतलब जर्नल एंट्री वगैरह होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट लिख लो, इट इज टू बी नोटेड दैट ए चेक कैन बी dishonored only by नॉन पेमेंट। ठीक है, चेक अगर कभी सुने हो ना, चेक डिसऑनर वाई, वो सिर्फ नॉन पेमेंट से ही हो सकता है। लेकिन when a bill is dishonored for non acceptance, then no accounting entry is passed। ठीक है, वो लिखवा दी, तो फिर कोई अकाउंटिंग एंट्री आगे पास ही नहीं होगा। लेकिन अगर चेक डिसऑनर होता है तो सिर्फ ओनली एंड ओनली नॉन पेमेंट के लिए ही होता है। अच्छा, अब जब डिसऑनर होता है तो उसमें कुछ प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला प्रोसेस है कि हमें नोटिंग करवाना पड़ता है। अगर हमारा बिल डिसऑनर होता है तो हमें नोटिंग करवाना पड़ता है। अब ये नोटिंग क्या होता है? नोटिंग का मतलब होता है कि हमें इस बात का रिकॉर्ड करवाना है कि हमारा बिल जो है वो डिसऑनर हो गया। तो कहाँ जाके रिकॉर्ड करें? ठीक है, तो ये एक लीगल प्रोसेस है, हमें जाना पड़ेगा कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट के बाहर बहुत सारे वकील बैठे रहते हैं। ठीक है, तो उनमें से नोटरी पब्लिक होते हैं। ठीक है, नोटरी पब्लिक का मतलब वो ये सब काम करते हैं, इस तरीके का काम। ठीक है, वो क्या करेंगे, अगर हम लोग जाके बोलेंगे ना मेरा चेक डिसऑनर हो गया, इसने पेमेंट नहीं किया, तो उन्होंने वो बात रिकॉर्ड कर देना है, साइन कर देना है। ठीक है, कि हाँ ये इन्होंने बोला ये ऐसा। ठीक है, तो तब जाके वो वैलिड होगा। तो नोटिंग करवाने पे क्या क्या लिखना पड़ता है, किस दिन डिसऑनर हुआ, डिसऑनर होने का कारण क्या है, अगर पता है किसी को तो वो लिख देते हैं। नोटिंग चार्जेस फिर लेंगे वो लिखने का, क्योंकि वो तो उनका काम है, उन्होंने हमारे सर्विस प्रोवाइड कर दिया। तो नोटरी पब्लिक जो है, उन्होंने जो नोटिंग किया उसके लिए उन्होंने क्या फी लिया, वो भी उनको रिकॉर्ड करके वहां लिखना पड़ता है। तो नोटिंग का मतलब ये हो जाता है, इट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द फैक्ट ऑफ डिसऑनर बाय ए नोटरी पब्लिक। ठीक है, बाय ए नोटरी पब्लिक विद इन ए रिजनेबल, विद इन, ऐसा नहीं है कि एक साल बाद जा रहे हैं, रिजनेबल टाइम के अंदर करना पड़ेगा, रिजनेबल टाइम आफ्टर डिसऑनर, डिसऑनर होने के बाद एक रिजनेबल टाइम के अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें लिखवाना क्या क्या पड़ता है, कंटेंट जो है, मतलब नोटिंग वाला जो है, उसमें कंटेंट में क्या क्या रहेगा, डेट ऑफ डिसऑनर। ठीक है, फिर रीजन इफ एनी, अगर हमें पता है, नोटिंग चार्जेस मतलब फी ऑफ नोटरी पब्लिक, फी ऑफ नोटरी पब्लिक, नोटरी पब्लिक अगर कोई फी लिया है, जो कि लेंगे, ठीक है, वो उनका काम है, वो लिख के देते हैं तो वो लेते हैं। तो नोटिंग करने का
जो फी है वो भी वहां पर लिखना पड़ता है, ठीक है। अब ये नोटिंग चार्जेस रिकवर किससे करेंगे, मतलब देखो अगर हम लोग मिस्टर ए और जेड के स्टोरी में ही जाए तो मिस्टर जेड ने पैसा नहीं दिया, एक तो बुक ले लिया, पैसा नहीं दिया, ऊपर से हम लोग दौड़ रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, नोटरी पब्लिक के पास जा रहे हैं, भाई लिख के दो, डिसऑनर हो गया, नहीं तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा। अब ये जो फालतू का पैसा खर्चा हुआ, ये पैसा जो है कौन देगा, जेड देगा, क्योंकि जेड की वजह से हुआ। तो नोट जो रिकवरी है नोटिंग चार्जेस का, वो किससे करना पड़ता है, तो जो नोटिंग चार्जेस का रिकवरी है वो एक बार तो देखो जो नोटिंग करवाने जाएगा वही देगा। अब नोटिंग करवाने कौन जाएगा, जिसके पास बिल्स रहेगा, क्योंकि वो अगर नहीं करवाएगा उसी का लॉस है, वो पैसा रिकवरी नहीं कर पाएगा। तो रिकवरी यहाँ पर लिख देते हैं बाद में, लेकिन जिसके वजह से हो रहा है ना उससे ले ले, रिकवरी ऑफ नोटिंग चार्जेस। तो किससे रिकवरी होता है, तो फर्स्ट ये अमाउंट, फर्स्ट नोटिंग चार्जेस पेड बाय होल्डर ऑफ द बिल, क्योंकि वही तो घूम रहा है जाके कोर्ट के बाहर, क्योंकि उसका पैसा अटका हुआ है ना, तो बिल का जो होल्डर है वही पहले जाएगा नोटिंग करवाने के लिए, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा ना, रूल्स है। टू द नोटरी पब्लिक, देन होल्डर रिकवर इट फ्रॉम द पार्टी हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, जो भी रेस्पॉन्सिबल होगा फॉर डिसऑनर, जो रेस्पॉन्सिबल होगा डिसऑनर होने के लिए, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन था, तो श्री को बिल जो है इंडोर्स कर दिया गया। अब मान लो कि जिसके ऊपर बिल ड्रॉप हुआ था, ये अरुणा से बिल लिया था, तो अरुणा को पेमेंट करना है, इसका मतलब श्री को। लेकिन अरुणा अगर डिसऑनर हो जाता है, अरुणा अगर डिसऑनर हो जाती है मान लो, तो फिर श्री क्या करेंगे, क्योंकि श्री के पास बिल है ना, तो उन्हीं को जाना पड़ेगा नोटरी पब्लिक के पास नोटिंग करवाने का, और उसका चार्जेस वो किससे लेंगे, वो लेना चाहेंगे फिर देखो, क्योंकि वो तो जानते नहीं है मेसर्स अरुणा को, तो वो लेंगे ये पैसा सुजाता से, ठीक है, और सुजाता अरुणा से लेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहां पर हम लोग देख लेंगे। बट पॉइंट ये है कि रिकवरी कैसे होता है नोटिंग चार्जेस का, इस तरीके से रिकवरी किया जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बट मुझे यहाँ क्वेश्चन मिला नहीं, ये है फ्रेश बिल रिन्यू का दिया है, ये वाला दिया है रिबेट का, ये तो अलग अलग दे दिया है इसको समझाने में। ये भी सब रिटायर दिया है, ये डिस्काउंट दिया है। रिटायर्स द बिल सब एक से, रिटायर्स का मतलब आगे कर देना। बट मुझे अभी ना यहाँ पर सारा मिक्स्ड अप क्वेश्चन दिख रहा है, मतलब जब तक पूरा चीज नहीं बताएंगे तब तक नहीं होगा। ठीक है आज इतना तक रहने देते हैं, जो भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ थ्योरी मुझे बताना पड़ेगा, उसके बाद जाके हम लोग मेन क्वेश्चन जो है बाकी कर सकते हैं। ठीक है फिर आज इतना ही करते हैं। बाय मैम। बाय मैम।